हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज और हम ईयर वाइज पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2023 का हमने कंप्लीट कर लिया है, 2024 का 30 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से 31 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। आज मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जुकाम हो रखी है, फिर भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों यानी आरटीजी, ठीक, आरटीजी मीन्स रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब देखेंगे कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी आरटीजी क्या होता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरटीजी एक लघु विखंडन रिएक्टर है, ठीक। आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। आरटीजी में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जाता है, जो है शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। यानी अगर कोई आर्म्स बनाया जाता है तो उसका बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट है, मतलब उसके अलग से वो निकल जाता है, ठीक। तो बाई प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि अब जैसे ये धान है, धान से अगर हम उसको चावल बनाएंगे तो चावल तो बनेगा, साथ में उसकी भूसी भी तो निकलती है, तो ये हो गया बाई प्रोडक्ट, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें कितने कीवर्ड है और हम एनालिसिस कैसे करेंगे। तो पहला तो हमारा हो गया कि भाई समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर यानी आरटीजी क्या होता है, ठीक। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर लघु विखंडन रिएक्टर बात करेंगे। फिर ऑनबोर्ड प्रणाली क्या होता है वो बात करेंगे। प्लूटोनियम 238 का थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आरटीजी के बारे में देखते हैं। आरटीजी एक मशीन होती है छोटी सी, जो एक रेडियोधर्मी पदार्थ की गर्मी को सीधे बिजली में बदल देती है। अब कैसे सीधे बिजली में बदलती है वो भी देखेंगे, पर आप एक मशीन का ये इमेजिन कर लीजिए, ये एक मशीन है, ठीक, आरटीजी है ये। इसके अंदर जो है, इसके अंदर डाला जाता है रेडियो आइसोटोप पदार्थ, उसी की गर्मी के कारण बिजली बनती है। प्रोसेस देखेंगे कैसे बनती है, ताकि वो समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करता है, तभी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा मिल पाएगा, ठीक। यानी अगर इसमें देखें तो ना तेल चाहिए, ना कोयला, ना सोलर, ना बैटरी, ना हवा, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी इसके सोर्स नहीं चाहिए, कोई फ्यूल नहीं चाहिए। ये डायरेक्ट एक ऐसा सोर्स है, खुद में एक ऐसा सोर्स है जो गर्मी और ठंडी दोनों मिल करके बिजली का निर्माण करते हैं, ठीक। इसमें रेडियो आइसोटोप्स एलिमेंट का यूज किया जाता है। अब वही बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो पहले है कि अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ रखा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं ये मशीन है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा गया। अब जैसे प्लूटोनियम 238, यह धीरे धीरे खुद ही टूटता रहता है। अब जैसे इसके प्लूटोनियम डालेंगे इसमें, ठीक, ये प्लूटोनियम डाल दिए, अब ये खुद टूटेगा और इससे गर्मी प्रोड्यूस होगी, ठीक। स्टेप 2, टूटते समय गर्मी हीट देता है। अब रेडियोधर्मी डीके, रेडियोधर्मी क्षय, बहुत गर्मी पैदा होती है हमेशा, लगभग सालों भर और 24/7। अब आगे देखें तो एक खास धातु यानी थर्मो इलेक्ट्रिक मेटल इस गर्मी को पकड़ती है। अब ये जो साइड से है वो एक धातु है, थर्मो इलेक्ट्रिक मेटल जिसे कहेंगे। इस धातु का काम है कि गर्मी को विद्युत अंतर में बदलना। अब विद्युत अंतर कैसे, तो यहाँ तो गर्मी है और बाहरी वातावरण में ठंड है, तो ये फ्लो कराएगा ऐसे कि ये गर्म है और ये ठंड है, तो ऐसे फ्लो होने लगेगी गर्म से ठंडा, तो अपने आप करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि गर्मी को विद्युत अंतर में बदलना, तापमान के अंतर से बिजली बनता है। अब एक यहाँ गर्म एक यहाँ ठंडा, अब जैसे ही फ्लो होने लगा एक टाइम के बाद ये बिजली बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही तो काम करती है, तो इसे सीबेक इफेक्ट कहते हैं। कौन सी इफेक्ट, तापमान के अंतर से जो बिजली बनती है, यानी एक हॉट और एक कोल्ड जो है उसके फ्लो के कारण, करंट फ्लो के कारण जो बिजली बनती है उसे सीबेक इफेक्ट कहते हैं। एक धातु गर्म होती है, दूसरी धातु ठंडी होती है, दोनों के बीच से करंट बहने लगता है जिससे बिजली बन जाती है, ठीक। यह अंतरिक्ष यान या उपकरण को चलाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो 24/7 लगातार बिजली, क्यों, क्योंकि वो अंदर से तो डीके क्षय होकर के वो तो प्लूटोनियम 238 गर्मी प्रदान कर ही रहा है, पर बाहर का वातावरण क्या है, ठंडा है, तो इसे करंट फ्लो होने लगता है। 30 से 50 साल तक ये काम करती है। यानी प्लूटोनियम 238 का आधा अवधि जो है 87.7 साल है, इससे पहले, इसलिए यह 40 से 50 साल तक लगातार बिजली देते रहता है। नो मूविंग पार्ट्स, यानी कोई मशीन इसमें नहीं होता है, बिना मशीन का। ये एक वो मेटल की एलिमेंट होती है जो साइड से लगी हुई रहती है। टूटने का खतरा कम रहता है, मेंटेनेंस नहीं चाहिए, किसी मौसम पर निर्भर नहीं, अंधेरा हो, ठंड हो, धूल हो, गहरी अंतरिक्ष, कहीं भी काम कर सकता है ये, इसीलिए यह ज़्यादा विशेषता है इसकी। अब बात करें तो आरटीजी उपयोग कहाँ होते हैं, तो अंतरिक्ष यान में, कि जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती। अब जैसे वोयाजर 1 और 2, कासिनी, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप सीधा याद रखें अंतरिक्ष यान में, ठीक, स्पेसक्राफ्ट में यूज होगा। नासा के लगभग हर डीप स्पेस मिशन में आरटीजी ही बिजली देते हैं। दूरस्थ वैज्ञानिक केंद्र में, यानी जहाँ कोई बिजली विकल्प नहीं हो, ठीक, अंटार्कटिका हो गया,
रिमोट वेदरिंग स्टेशन हो गया, डीप सी इंस्ट्रूमेंट हो गया, इन सभी में, सैन्य क्षेत्र में गोपनीय उपकरण प्लस दूरस्थ सेंसर में। आरटीजी का इस्तेमाल अंतरिक्ष यान के अंदर लगभग सभी उपकरण और मशीनों को बिजली देने के लिए किया जाता है। अब अंतरिक्ष यान के अंदर लगे सभी उपकरण और मशीन जो है इसी को ऑनबोर्ड सिस्टम कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि अंतरिक्ष यान के अंदर क्या क्या लगे होते हैं, तो कैमरे हो गए, संचार प्रणाली, कंप्यूटर, सेंसर, ताप नियंत्रण प्रणाली, वैज्ञानिक उपकरण, बहुत सारी चीज़ लगे होते हैं हैंडल करने के लिए। तो वो सब आपस में इस तरीके से कनेक्ट होकर के काम करते हैं, इसी को ऑनबोर्ड सिस्टम करते हैं इन सभी प्रणालियों को। ठीक, तो इन सबको लगातार बिजली चाहिए, यह बिजली आरटीजी देता है। तो वही ऑनबोर्ड का मतलब वही हो गया कि अंतरिक्ष यान के अंदर लगे हुए लगभग सभी सिस्टम जो यान को चलाने, डेटा भेजने, प्रयोग करने और दिशा नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो ये रहा। अब हम देखते हैं लघु विखंडन रिएक्टर क्या होता है। तो स्मॉल फ्यूजन रिएक्टर या मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर बोलते हैं एक छोटा परमाणु रिएक्टर जो परमाणु विखंडन द्वारा बिजली या गर्मी पैदा करता है। अब लघु विखंडन का ही मतलब है कि परमाणु विखंडन द्वारा जो है बिजली या गर्मी पैदा करता है और जिसका आकार व क्षमता सामान्य बड़े परमाणु रिएक्टरों से बहुत कम होती है। ठीक, अब यूरेनियम या प्लूटोनियम को फोड़ करके ऊर्जा निकाला जाता है इसमें। तो दो होते हैं, एक लघु और एक लार्ज होते हैं। तो 50 से 300 मेगावाट अगर बिजली या गर्मी हीट उत्पन्न करेगी तो वो स्मॉल होगा और 700 से 1400 तक तो वो लार्ज होगा। अब लघु विखंडन रिएक्टर काम कैसे करता है, तो फ्यूल के रूप में काम करता है। जैसे अब यूरेनियम 235, 233 या प्लूटोनियम 239 जैसे फिसाइल सामग्री डाली जाती है, यानी विखंडनीय सामग्री, इसका विखंडन होता है। और इसका प्रोसेस क्या है वो आप साइंस टेक में पढ़ोगे कि न्यूट्रॉन किसी नाभिक से टकराता है, फिर वह फट जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, साथ में और न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस गर्मी से पानी गर्म होता है। कुछ ऐसे सिस्टम लगे हुए रहते हैं जो इस गर्मी से पानी को गर्म किया जाता है, भाप बनती है, भाप टरबाइन घुमाती है, टरबाइन से फिर जनरेटर, जनरेटर से फिर बिजली बनती है। तो रिएक्टर को ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है। तो ये प्रोसेस का क्या हो गया, तो विखंडन, फिर गर्मी, फिर भाप, फिर टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो उपयोग कहाँ होगा, तो वही दूर दराज के इलाके में, ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र में, युद्धपोत में, पनडुब्बी में, बहुत सारे इसका हर किसी न किसी क्षेत्र में ये यूज हो सकता है। ये बहुत व्यापक लेवल की ये कॉन्सेप्ट है ये। अब ये देखते हैं कि प्लूटोनियम 238 उपोत्पाद किसका है, मतलब बाई प्रोडक्ट किसका है या साइड प्रोडक्ट। तो आरटीजी में प्रायः क्या है, तो 238 प्लूटोनियम यूज होता है। तो यह बनता कैसे, साइड प्रोडक्ट कैसे होता है, तो ये देखिए, जब किसी कंट्री में परमाणु हथियारों के लिए सामग्री बनाते हैं तो उसी प्रक्रिया में प्लूटोनियम 238 भी साइड मटेरियल की तरह बन जाता है। अब जैसे देखिए, प्लूटोनियम 239 हथियारों में उपयोग होने के लिए बनाते हैं, कौन, तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। तब उसके साथ साथ खुद एक प्लूटोनियम 238 बनता है। जैसे हमने समझा ना कि वो धान को अगर हम उसको चावल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ भूसी भी तो बनती है। तो वही उसी तरीके का है कि प्लूटोनियम से अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम 238 का उत्पादन हो जाता है। इसी प्लूटोनियम 238 को हम लोग आरटीजी में निर्माण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जुकाम ज़्यादा हो रखी है इसीलिए, पर यह करना ज़रूरी है। इसीलिए प्लूटोनियम 238 को वेपन्स में नहीं बल्कि आरटीजी यानी अंतरिक्ष मिशन में उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था कि विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन क्या है, तो लघु विखंडन रिएक्टर है। बिल्कुल नहीं है, ये लघु विखंडन रिएक्टर नहीं है। आरटीजी एक बड़े लेवल की और ये खुद ईंधन प्राप्त करने वाला है। ये विखंडन से नहीं बनता है, ये रेडियो डीके से बनता है, यानी रेडियो पदार्थ जो होता है उसके क्षय से धीरे धीरे गर्मी प्रदान करते रहता है। आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे, जैसे कैमरा हो गया, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होते हैं उसको चलाने के लिए। आरटीजी में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। तो हमारा पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो 2 और 3। साइंस टेक के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा इसीलिए था क्योंकि 2024 के जनवरी फैब में ये नासा द्वारा यूज किया गया था, तो इसीलिए ये भारत में भी चर्चा में था, तो इसीलिए इसका यूज किया गया था, यानी ये क्वेश्चन में आस्क किया गया। यदि इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है, तभी आप एलिमिनेशन कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन मालूम होगा तभी, अगर जैसे मान लेते कि अगर एक पता रहता कि हाँ ये नहीं है तो हम सीधे काट देते, तो डायरेक्ट आंसर हमारा 2 और 3 हो जाता। पर इसमें पता रहना चाहिए कि आरटीजी क्या है और लघु विखंडन रिएक्टर क्या होते हैं। अगर लघु विखंडन रिएक्टर हमें पता होता, आरटीजी पता होता, तो हम डायरेक्ट सीधे एक को काट देते, ये इसमें भी एक काट देंगे, इसमें भी, तो डायरेक्ट 2 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो अगर एक दो ऑप्शन अगर जैसे आपको कॉन्फर्मेशन हो कि हाँ ये ऑप्शन गलत है, एकदम पक्का कॉन्फर्मेशन हो, तो पहले आप इस ऑप्शन पे चले जाए कि कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। तो अगर जैसे ही एक गलत है तो एक, तो अगर ये कॉन्फर्मेशन है तो बाकी सब एलिमिनेट वो ऑप्शन जो है आसानी से पढ़ करके हम सही कर सकते हैं कि हाँ 2 और 3 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन। बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते, मीन्स जायंट स्टार्स जो है ड्वार्फ स्टार्स की तुलना में, यानी जायंट स्टार्स लंबे समय तक बने रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक, ठीक। जबकि वामन तारे कह रहा है बहुत कम समय तक बने रहते हैं, ठीक। स्टेटमेंट 2। अब देखिए यहाँ अगर ये आपको वैसे भी ये हर कोई पढ़ता है, ज्योग्राफी में भी या साइंस टेक दोनों में पढ़ते हैं कि बृहत तारे और वामन तारे तो पढ़ते ही है। तो पहले ये स्टेटमेंट देखें कि गलत है या सही है। तो बृहत तारे जो है वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं, इसको देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। पर इसको एक याद करने का तरीका आप याद रखिए कि जो बृहत तारे को अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझे तो इसका क्या है कि जो बड़ा व लंबे समय तक कैसे रहेगा, बिकॉज वो ज़्यादा एनर्जी, यानी जो बड़ा होगा, बड़ा तारा जो होगा वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी कंजम्स करेगा तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 2 की बात करें तो वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। तो अब देखते हैं इनके बारे में, फिर उसके बाद आंसर पे आएंगे। वामन तारे की बात करें, ड्वार्फ स्टार्स, यानी इसे बौना तारे भी कहेंगे। तो वामन तारे वे छोटे आकार और कम चमक वाले तारे होते हैं जो बड़ी तारों की तुलना में कम द्रव्यमान, कम ऊर्जा और कम तापमान वाले होते हैं। यानी इसमें कम द्रव्यमान होगा, कम ऊर्जा होगा और कम तापमान होगा, जिससे उस क्या होगा, वो छोटा होगा, हल्का होगा, कम चमकीला होगा और उम्र उसकी क्या होगी, लंबी होगी। यानी जो वामन तारा है, छोटा तारा है, यानी ड्वार्फ स्टार्स जो है, बौने तारे हैं, वो उसकी उम्र लंबी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी एनर्जी कम रिलीज कर रहा है, उसकी मास भी कम है, कम तापमान है, तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो लंबे टाइम तक बने रहेगा। अगर इसके टाइप्स की देखें तो लाल वामन तारे। अब इसे समझने से पहले इसकी एक इमेज देख लेते हैं, जिससे आइडिया लग जाएगा अगर हम पढ़ेंगे लाल वामन तारे तो कैसे होता है। तो इमेज देखते हैं, ये रहा इमेज। द स्टार लाइफ साइकिल की बात करें तो देखिए ये प्रोटो स्टार, ठीक, क्लियर इमेज में देखते हैं, मॉलिक्यूलर क्लाउड, फिर इसी के बीच में जो प्रोटो स्टार जो बनता है ये ओपन क्लस्टर होता है। यहाँ से देखिए ये मैसिव स्टार है जिसे जायंट स्टार बोलते हैं, ये लो मास स्टार है जिसे ड्वार्फ स्टार, ये देखिए ये रेड जायंट और इसी के अपोजिट रेड सुपर जायंट, फिर ये बाइनरी वाइट ड्वार्फ बना। तो आप देखिए पहले रेड जायंट बना, फिर ये वाइट बना, फिर इसमें से ये भी रेड है, फिर इसमें से वाइट बना, आगे चल करके सुपरनोवा बना, फिर नोवा बना, फिर ये प्लेनेटरी नेब्यूला बना, वाइट ड्वार्फ, और लास्ट में ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है ये, ठीक। अब ऊपर अगर जायंट स्टार की बात करें तो ये टाइप 2 सुपरनोवा बनता है, एक सुपरनोवा, और टाइप 1 सुपरनोवा कौन था, तो ये था। फिर इसमें भी सुपरनोवा रिमनांट बनता है, फिर इसमें ब्लैक होल बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनती है, फिर एक्सरे इमिशन होता है और पल्सर स्टार बनते हैं। तो अब आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि ये रेड जायंट है, फिर उसके बाद वाइट वाले बनते हैं, तो ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है, फिर समझने में हमें आसानी होगी। अगर इसमें देखें तो ये देखिए रेड जायंट, फिर प्लेनेटरी नेब्यूला और ब्लैक ड्वार्फ, ये ड्वार्फ वाली है। अगर हम रेड सुपर जायंट की बात करें तो इसमें सुपरनोवा, ये बड़ा वाला है, फिर नेब्यूला, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार और फिर ब्लैक होल। यानी ब्लैक होल हमेशा वृहत तारे यानी जायंट स्टार में बनेगा। तो अब चलते हैं ऑप्शन एनालिसिस पे। तो रेड यानी लाल वामन तारे, रेड ड्वार्फ, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले तारे होते हैं। कौन? लाल वामन तारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाते हैं। छोटे होते हैं, ठंडे, कम चमकीले होते हैं, द्रव्यमान सूर्य का 0.08 से 0.5 यानी सूर्य से कम होता है। जीवन काल देखें तो खरबों वर्षों तक, यानी सबसे लंबी आयु के कौन से होते हैं, तो यही लाल वामन तारे भी होते हैं और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ध्यान रखने होगी इसमें क्या बात है, तो दो ही बात है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक और जीवन काल तो सबसे लंबी आयु इसी की होती है। अब जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सबसे नज़दीकी तारा यही है। पीला वामन तारा, उसके बाद देखते हैं येलो ड्वार्फ। इसमें क्या होता है कि हमारा सूर्य भी तो एक येलो ड्वार्फ है, द्रव्यमान व चमक मध्यम होता है, हाइड्रोजन फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब संलयन होता है, हाइड्रोजन संलयन द्वारा ऊर्जा पैदा करता है। जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार G2 भी इसे कहा जाता है। उसके बाद आता है सफ़ेद वामन तारे, व्हाइट ड्वार्फ। ये मरे हुए तारे होते हैं, सन जैसे तारों का अंतिम रूप होता है सफ़ेद वामन तारे। अत्यंत सघन, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। आकार जो है पृथ्वी जितना होता है, द्रव्यमान सूर्य का लगभग 1 गुना होता है। तो इसमें ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि ये मरे हुए तारे होते हैं, सन जैसे तारों का अंतिम रूप होता है और अत्यधिक घनत्व होता है। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक।
अब एग्जाम्पल के लिए साइरस बी हो गया। अब उसके बाद भूरा वामन यानी ब्राउन ड्वार्फ, ये फेल्ड स्टार या असफल तारा कहा जाता है। इतना बड़ा नहीं कि उसमें नाभिकीय संलयन शुरू हो सके। ये नॉर्मल होता है, ग्रह और तारों के बीच की श्रेणी है, तो इसे नॉर्मल ध्यान रखें कि ये फेल्ड या असफल तारा होता है। काला वामन की बात करें तो सफ़ेद वामन के ठंडे होने के बाद का रूप है। अभी ब्रह्मांड इतना पुराना नहीं कि कोई काला वामन अस्तित्व में हो, यानी अभी तक कोई बना नहीं है। तो सबसे लास्ट वाला जो चरण है वो है काला वामन। अब बात करते हैं जायंट स्टार्स की। तो वृहत तारे वे तारे होते हैं जो आकार में बहुत बड़े, चमक में अत्यधिक प्रबल और द्रव्यमान में साधारण तारों से कई गुना बड़े होते हैं। इसीलिए ये बहुत विशाल, बहुत चमकीले और तापमान बहुत अधिक होते हैं। तो इनकी उम्र जो है वो कम होती है। किससे? तो वामन तारे की तुलना में। अब बृहत तारे कैसे बनते हैं? तो साधारण तारा जैसे सूर्य है, हाइड्रोजन फ्यूज़न होकर हीलियम बनाती है। फ्यूज़न मतलब संलयन। हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, कोर सिकुड़ता है, तापमान और दबाव बढ़ते हैं। अब कोर सिकुड़ता है क्या मतलब? जैसे मान लेते हैं यहाँ बीच में ये हाइड्रोजन संलयन हो रहा था, अब जैसे ही ये खत्म हो गया तो अब ये कोर सिकुड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि तापमान रहता है तो ये फैलते रहता है, पर नहीं ये तो सिकुड़ने लगेगा। तापमान और दबाव बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। जब सिकुड़ेगा तो तारा बाहरी परत अब ये जो है फैलने लगी, क्योंकि ये सिकुड़ेगा, ये ठंडा हो गया हुआ है। तारा अचानक बहुत बड़ा विशाल हो जाता है, इसे जायंट स्टार कहते हैं। ये तारों की जो है वृद्धावस्था है, वो तो है ही। बृहत तारों के मुख्य प्रकार की बात करें तो वही लाल बृहत तारा, रेड जायंट, ठंडा लेकिन बहुत विशाल होता है, लाल रंग होता है। सन भी भविष्य में रेड जायंट बन, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीला बृहत तारा बहुत गर्म होता है, सूर्य से कई गुना बड़ा, तेज चमक। ठीक, एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं। पीला बृहत तारा जो है मध्यम तापमान, लाल व नीले के बीच का होता है। अब इसकी फीचर्स देखें तो सूर्य से बड़ा होता है ये, ठीक, चमक सूर्य से ज़्यादा होता है, द्रव्यमान जो है सूर्य से ज़्यादा होता है, यानी बहुत सारे सूर्य के मिलाने से भी एक उस टाइप का तारा बन सकता है। आयु की बात करें तो इसकी आयु कम होती है। तापमान की बात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बृहत तारे कैसे ख़त्म होते हैं? तो छोटे बृहत तारे से सफ़ेद वामन बनेंगे, फिर बड़े बृहत तारे सुपरनोवा विस्फोट, बहुत विशाल तारे न्यूट्रॉन तारा, या लास्ट में ब्लैक होल हो जाता है। अब यदि सुपरनोवा की बात करें तो ये एक विस्फोटक मृत्यु है कि सुपरनोवा एक ऐसा फेज है जिसके बाद जो है वो विस्फोट होकर के वो असक्रिय हो जाता है, यानी अक्रिय हो जाता है। ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन तारा है वो भी सुपरनोवा विस्फोट के दौरान जो है कोलैप्स किए गए केंद्र से बनते हैं वो, ठीक। तो वह सब आप साइंटिफिक में पढ़ेंगे, पर सुपरनोवा जो है वो तारे की एक विस्फोटक मृत्यु है। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जानना है कि चंद्रशेखर सीमा, तो वह अधिकतम द्रव्यमान होता है जिसपे क्या जो है, जैसे मान लेते हैं एक मैक्सिमम द्रव्यमान आ गया जिसके ऊपर जो है तारे का जो जीवन चक्र है वो चेंज हो जाता है। कैसे? तो या तो श्वेत बौना बन जाएगा या फिर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल हो जाएगा। यानी सबसे लास्ट फेज जो है वो होता है कि एक ऐसी लिमिट हो गई कि जिसके बाद जो है तारा एकदम परिवर्तन होकर ख़त्म ही हो जाएगा, या तो सफ़ेद बौना बन जाएगा या फिर वो न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे कि वही बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। गलत है, बृहत तारे कम समय तक, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है तो इसलिए कम समय तक ही बने रहते हैं। तो अगर स्टेटमेंट गलत हो गया वन, तो इस टाइप के आंसर में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कहाँ आ जाते हैं कि हाँ भाई जो कथन वन सही नहीं है। तो ये हमारा डी आंसर है कि हमें और देखने की नीड नहीं है। पर फिर भी वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्च दर होती है। ऑब्वियसली बात है कि वामन तारों में अगर नाभिकीय अभिक्रिया उच्च दर होगा तभी तो ये कम समय तक बने रह पाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो गया डी, की कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है? मानव शरीर में संश्लेषित होता है, जमा होता है, जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है, जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उसको फैलाता है, ठीक, और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, यानी ब्लड वेसल्स को फैला करके उसको रक्त प्रवाह बढ़ाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इस टाइप के क्वेश्चन में सही चुनने से पहले, चूज करने से पहले आप इसमें जो है जो नहीं है वो चूज करें, गलत चूज करें। तो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में हम बचपन से ही सुने होते हैं कि ये लाफिंग गैस होता है, तो ये कैसे यूज होगा, ठीक, ये तो गलत हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये अगर पॉल्यूशन पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसमें N2O जो है ये हाई पॉल्यूटेंट होता है, तो ये भी नहीं यूज होगा। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो इसके बारे में अगर आइडिया ना भी हो तो आप अब इस दोनों में से चूज करेंगे कि हाँ ये कौन हो सकता है। बाकी देखते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स। इस क्वेश्चन में डिटेल्स की तो उतनी नीड नहीं है, तो इसीलिए इसकी डिटेल्स नहीं देखेंगे। ये नाइट्रस ऑक्साइड इसकी आंसर होगी, NO
क्योंकि ये ऐसे ऑप्शन है कि इसकी एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, लाफिंग गैस के बारे में क्या जानेंगे। हो गया एक लाफिंग गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट होता है, हो गया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, कोई होगा गैस। बाकी इसमें जो हमारे क्वेश्चन में था कि मानव शरीर में संश्लेषित जमा होता है रक्त वाहिकाओं को विस्फारित, यानी विस्फारित मतलब फैलाना और रक्त प्रवाह को बढ़ाना, ताकि वो जैसे अब ये नस है, अब इसको थोड़ी और विस्फारित कर दिया और इससे रक्त फ्लो तेज़ी से बढ़ने जाने लगा। तो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित, इस टाइप के जो है अगर वाक्य हो, शब्द हो, तो आप इसे इंग्लिश में ज़रूर देख लें, ये बहुत ज़्यादा नीड होती है। क्योंकि फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है, क्या विस्फारित करता है, रक्त वाहिका है, समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि इस टाइप के साइंस के वर्ड जो होते हैं प्रायः साइंस और इकोनॉमिक्स से अगर नहीं आ रही हो तो इंग्लिश में देख लेना जरूरी होता है वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि विमान पतनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों यानी नारकोटिक्स, जो नशे वाली चीज़ें होती है, ठीक, स्वापक पदार्थों यानी नारकोटिक्स की पहचान, वर्षण का मॉनिटरन यानी वर्षा की जांच करना, पशुओं के प्रवास पर नज़र रखना यानी ट्रैकिंग करने के लिए उपर्युक्त में से कितनी गतिविधियों में रडार का उपयोग किया जाता है, यानी रडार का उपयोग किन किन गतिविधियों में किया जाता है। पहला है तो विमान पतन अथवा विमानों में यात्रियों के पास जो कुछ नशीले पदार्थ यानी नारकोटिक्स होते हैं उसकी पहचान करने के लिए, वर्षण का मॉनिटरिंग करने के लिए, वर्षा की जांच करने के लिए, पशुओं के प्रवास पर नज़र रखना यानी ट्रैकिंग करने के लिए। तो रडार की क्या होता है, तो रडार जो है वो प्रायः मूवमेंट ट्रैक करता है। ठीक, मूवमेंट यानी गतिशील जो कोई पदार्थ है उसको ट्रैक करता है। वैसे रडार क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग यानी विद्युत चुंबकीय प्रणाली होती है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाने, उनकी दूरी, दिशा, गति, ऊंचाई आदि मापने के लिए प्रयोग की जाती है। काम कैसे करता है ये, तो रडार जो है एक रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। मान लेते हैं ये कोई विमान आ रही है, ठीक, और ये रेडियो तरंग है एंटीना टाइप का। ठीक, यहाँ से ये गया, इससे टकराया और फिर वापस आया, तो इसे पता चल गया कि हाँ कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो नुकसान पहुँचा सकती है, कोई भी है जो ये पहचान कर लिया कि हाँ यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। तो जब ये तरंगे किसी वस्तु जैसे विमान, मिसाइल, बादल या जहाज से टकराती है तो वह तरंगे वापस रडार यंत्र की ओर परिवर्तित हो जाती है। उस परावर्तित सिग्नल का विश्लेषण करके वस्तु की स्थिति, गति, दिशा का अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए तो बहुत सारे जैसे बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल जो है, तो बैलिस्टिक मिसाइल को रडार से वो पकड़ना आसान होता है, जबकि क्रूज मिसाइल को रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल हमने 2023 के PYQ में डिस्कस किया था कि वो वायुमंडल से होकर जाती है, जबकि क्रूज मिसाइल बहुत नीचे से होकर के जाती है, तो वहीं पे वो होती है। अगर कुछ रडार की बात करें तो डॉपलर रडार का उपयोग जो है मौसम विभाग करता है। डॉपलर रडार याद करें, मौसम विभाग जो है डॉपलर रडार यूज करता है तूफानों की सटीक चेतावनी देने में। भारत का स्वदेशी रडार प्रणाली की बात करें कुछ, तो रजत हो गया, रोहिणी हो गया, अस्त्र हो गया। इसरो भी सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज करता है। अभी हाल ही में निसार यानी नासा प्लस इसरो, नासा और दोनों इसरो ये मिल करके जो बना है वो निसार बना है, यानी NISAR, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये दोनों मिल करके, तो ये भी रडार ही है। ठीक, तो अगर हम ये कॉमन सेंस से भी बात करें तो क्या कह रहा है, विमान पतनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ हो यानी जो नशीली पदार्थ है उसकी पहचान करने के लिए। तो ये नशीली पदार्थ पहचान करने के लिए रडार क्यों हो जाएगा, वो तो कुछ स्कैनिंग पदार्थ हो सकती है, कुछ स्कैनिंग डिजिट हो सकता है जिससे मॉनिटर किया जाएगा। वर्षा का मॉनिटरिंग करने के लिए, बिल्कुल सही बात है कि हाँ वर्षा की माप करने के लिए वैसे भी मौसम विभाग किसका उपयोग करता है, तो डॉपलर रडार का। पशुओं के प्रवास पर नज़र रखने के लिए, कि हाँ ट्रैकिंग करने के लिए कि कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर थोड़ा नॉर्मल जो डे बाय डे से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो, दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, तो उसमें पहले कॉमन सेंस लगाए, तो ये नहीं हुआ, 2 और 3, केवल 2। मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरीके की हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस लगा इसीलिए भी पा रहे हैं क्योंकि हमें इतना इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब जाए तो हमें इस तरीके का कोई नया नहीं लगे, या क्वेश्चन इतनी बार देख लेना है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आए तो लगे कि यार ये तो क्वेश्चन इतनी बार देख चुका है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। ठीक, विमानों पर, राफेल, MiG-29, तेजस, M। अभी कह रहा है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी 5th जनरेशन का, ठीक, 5th जनरेशन की लड़ाकू विमान की बात करते हैं। तो अब देखते हैं 5th जनरेशन की लड़ाकू विमान क्या होती है। तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान ऐसे आधुनिक अत्याधुनिक फाइटर जेट होते हैं जिनमें स्टेल्थ का मतलब होता है कि वो चोरी से जहाँ अटैक करना है वहाँ चला गया, रडार उसको पकड़ नहीं पाएगा।
स्टेल तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता यानी वही क्रूज मिसाइल जो नीचे से, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेट्रिक यानी बहुत सारे अत्याधुनिक तकनीक उसमें लगे हुए होते हैं जो रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। ये सबसे उन्नत, दुश्मन की नज़र से अदृश्य, सबसे तेज, सबसे स्मार्ट होते हैं। अब इसकी 5 मेन फीचर की बात करें तो दुश्मन के रडार पर ना दिखना, इसी को स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, यानी रडार पर बहुत कम दिखाई देना। हीट सिग्नेचर भी कम होता है, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा हुआ होता है। अब जैसे कैसे नहीं दिखाई देता है, तो मान लेते हैं कि ये रडार प्रणाली है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है आ रहा है इधर, तो इसके ऊपर कुछ ऐसे मटेरियल लगे होंगे जो जाएगा तो इसे ऑब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ ऐसे मटेरियल लगे होंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो टकरा कर वापस आया ही नहीं। तो वही रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल आरएम कोटिंग लगी होती है, खास शेप ताकि रडार तरंगे टकरा कर लौटे ही नहीं, जिसे पता ही नहीं चले। तो दुनिया में केवल 3 ही देश है जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है, वो कौन है? तो पहला यूएसए, फिर दूसरा रूस, फिर उसके बाद तीसरा चीन है। भारत के पास अभी 5th जनरेशन नहीं है, उस पर काम हो रही है। तो यूएसए के पास कौन सा है? F-22 रैप्टर है, पहला 5th जनरेशन विमान है यूएसए के पास। दूसरा है F-35 लाइटनिंग 2 है, सबसे उन्नत, सबसे अधिक बेचा गया। रसिया के पास सुखोई 57 यानी Su-57 है, लिमिटेड इसकी प्रोडक्शन हुई है अभी तक। और चाइना के पास J-20, फिर उसके बाद FC-31। तो ये ध्यान रखिए कि कौन कौन से हैं। तो यूएसए के पास जो है 2 है F-22, F-35, रसिया के पास 1 है सुखोई 57, चाइना के पास 2 है J-20 और FC-31। बाकी इसके अलावा अभी किसी भी देश के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स नहीं है। तो राफेल ये नहीं होगा, MiG-21 नहीं होगा, तेजस MK1 नहीं होगा, यानी इसमें से कोई भी नहीं। अगर राफेल की बात करें तो एक फ्रांसीसी ट्विन इंजन है, इसमें मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, यानी 5वीं से हाफ कम, 5वीं नहीं है। और वहीं MiG-29 की बात करें तो 4थी पीढ़ी का जेट लड़ाकू विमान है, जिसे सोवियत संघ में डिजाइन किया गया था, ठीक। अगर तेजस MK1 की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित भारतीय एकल इंजन, यानी इसमें एक ही इंजन है, बहुउद्देशीय हल्का लड़ाकू विमान है। तो ये 4थी पीढ़ी का यह भी है, यानी तेजस MK1 4थी पीढ़ी, MiG-29 4थी पीढ़ी, राफेल जो है वो 4.5 यानी 4.5 वाली जो भी हो गई 4.5 जनरेशन की। तो इसमें से कोई भी नहीं आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजेलो का प्रयोग होता है? अब हाइड्रोजेल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, पहला कीवर्ड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही ढूंढना है। अब हाइड्रोजेलो का यूज के बारे में, रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी के लिए, चल वातानुकूलन प्रणाली के लिए, औद्योगिक स्नेहकों का विरचन के लिए। तो मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी अगर इस तरीके का साइंस टेक का क्वेश्चन हो तो उसमें हमेशा उसका इंग्लिश देख लिया करें। अब जैसे मान लेते हैं कि रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, इसका क्या मतलब है? तो आप इसको आसानी से देखें इंग्लिश में कि कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स होती है। अब चल वातानुकूलन प्रणाली, तो मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मोबाइल चल मतलब जो घुमंतु होते हैं, जो गतिशील होता है वो। औद्योगिक स्नेहकों का विरचन, यानी औद्योगिक स्नेहक जो होता है, विरचन का मतलब होता है निर्माण, रचना, ठीक। तो औद्योगिक स्नेहकों यानी इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट, हमने पढ़ा था पिछले 2023 के क्वेश्चन में कि ल्यूब्रिकेंट, और 2024 में भी डिस्कस किया है कि ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है 2 पदार्थों के बीच घर्षण कम करने वाली मटेरियल। बाकी देखते हैं हाइड्रोजेल के बारे में डिटेल। इसकी एक संरचना देखिए, हाइड्रोजेल क्या है। इस तरीके की एक पदार्थ होती है हाइड्रोजेल। अब इसमें क्या है, पानी सोखने की मात्रा बहुत, इसकी संरचना इस तरीके के पॉलीमर टाइप की होती है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा ये सोख लेता है। आप ये इमेज देखिए, हमने बचपन में कभी ना कभी इस तरीके की वो यूज किया होगा कि ये एक बहुत छोटे छोटे दाना सी रहती है, जब इसको पानी में भिगोया जाता है तो इस तरीके का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है इसमें। तो देखते हैं हम हाइड्रोजेल के बारे में। हाइड्रोजेल वह पदार्थ है जो पानी को बहुत अधिक मात्रा में सोख कर जेल जैसा बन जाता है। अब ये कोई पदार्थ है, अब ये पहले ऐसे है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पानी मिलाएंगे, कुछ पानी मिलाए, उसके बाद ये ऐसे बन गया, सोख करके बड़ा बन गया, और ये बहुत थोड़ा सा लचीला जेल टाइप का बन गया वो, ठीक। और अपनी संरचना बनाए रखता है, पर ये टूटता नहीं है, बहुत सारा पानी भर लेगा फिर भी मुलायम होता है, लचीला, पानी से भरा हुआ जेल है। पॉलीमर चैन से बना हुआ होता है, इसी टाइप का ये पॉलीमर चैन से बना हुआ होता है वो। ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये एक संरचना होती है। अब ये देखें तो ये दवा पकड़ के अंदर रख सकता है, पानी छोड़ सकता है, ठंडा कर सकता है, घर्षण कम कर सकता है, ये सब इसका काम तो है ही। इसीलिए इसे बहुत क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, ये एक व्यापक अवधारणा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो व्यापक अवधारणा समझते हुए इसमें सभी आंसर को सही करें। क्यों?
क्योंकि हाइड्रोजेल से बहुत सारे ऐसे काम हैं, एक व्यापक अवधारणा है जो हो सकते हैं। अब पहला देखें कि रोगियों में नियंत्रित औषधि वितरण यानी कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो पहला इसका फीचर क्या है कि ये बहुत पानी सोखना, धीरे धीरे छोड़ना, इसका तो गुण है। तो क्या करते हैं कि पहला जो प्रोसेस है, दवा को हाइड्रोजेल में फंसाया जाता है। अब मान लेते हैं ये इसमें भर गया, अब इसमें दवा डाल दिए, ठीक, मेडिसिन डाल दिए, जैसे ये है, अब इसमें कुछ मेडिसिन डाल दिए। हाइड्रोजेल की पॉलीमर जाल के अंदर दवा की मॉलिक्यूल से भर दी जाती है। हाइड्रोजेल शरीर के भीतर लगाया जाता है। अब जहाँ यूज हो शरीर के भीतर वहाँ लगाया गया, जैसे में स्किन पैच हो गया, इंजेक्शन, कैप्सूल, आई लेंस हो गई, वाउंड ड्रेसिंग हो गई। अब फिर क्या करेगा कि हाइड्रोजेल में जो मौजूद पानी जो है वो दवा को धीरे धीरे करके घोल लेगा उसमें, ठीक, धीरे धीरे घोलेगा। फिर उसके बाद जो क्या करेगा, ये पॉलीमर नेटवर्क धीरे धीरे फैलता है। अब जैसे ही वो दवा को घोला फिर फैला, तो दवा कंट्रोल तरीके से बाहर निकलती जाती है, एकदम धीरे धीरे बाहर निकलना है और जहाँ उसे भेजना है वहाँ भेज दिया, शरीर से ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इससे दवा का असर लंबे समय तक रहता है। एक बार दवा देने से धीमी रिलीज होती रहती है, दवा की मात्रा अधिक सटीक रहती है, इसीलिए इसे कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज कहा जाता है। यानी ड्रग मतलब दवा, रिलीज मतलब रिलीज करना, और कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित तरीके से उसको दवा रिलीज किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन देखें तो चल या पोर्टेबल वातानुकूलन प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। तो मूविंग यानी मोबाइल एयर कंडीशनर सिस्टम। हाइड्रोजेल का दूसरा गुण है बहुत पानी सोखना, धीरे धीरे वाष्पित करना और ठंडक पैदा करना। अब इसका प्रोसेस देखते हैं। तो हाइड्रोजेल को पानी में भिगोया जाता है, 100 से 1000 गुना पानी सोख लेता है, उसमें इतनी ज़्यादा क्षमता होती है। हाइड्रोजेल को जो है एसी या कूलिंग यूनिट में रखा जाता है। पोर्टेबल कूलर्स जैसे हो गए, कूलिंग जैकेट्स, हेलमेट्स, पैसिव कूलिंग वो डिवाइसेस, फिर स्मार्ट टेक्सटाइल्स। अब जैसे ही उसे हवा गुजारा जाएगा, यहाँ रखे हवा गुजारा गया तो पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है, इवेपोरेशन जिससे ठंडक महसूस होता है। कैसे, तो जैसे पसीना शरीर को ठंडा करता है। वाष्पीकरण गर्मी खींच लेता है, हाइड्रोजेल अपने आसपास की गर्मी को अवशोषित करता है और लगातार ठंडी हवा उत्सर्जित करता है। अब क्योंकि वहाँ जैसे मान लेते ये, तो यहाँ जैसे हो रहा है तो वो ठंड माहौल हो गया, तो ऑब्वियसली जो इधर से हवा जाएगा तो वो क्या होगा, वो ठंड तो होगा ही। अब यदि औद्योगिक स्नेहकों में विरचन की बात करें तो बहुत चिकना होता है, घर्षण कम करना प्लस पानी आधारित स्नेह बनाना। अब इसकी प्रोसेस देखें तो हाइड्रोजेल में पॉलीमर चेन लुब्रिकेशन पैदा करती है। हाइड्रोजेल में पानी प्लस पॉलीमर मिलकर के है जो चिकनाई वाली सतह बनाते हैं। दूसरा देखें तो दूसरा स्टेप क्या है कि हाइड्रोजेल की सतह 2 चलती सतहों के बीच लगाई जाती है। अब जैसे ये 2 मशीन है और एक अंदर, यानी बॉल बेयरिंग की बात करें तो इसके बीच में लगेगा, तो जैसे ही वो चलेगा तो घर्षण कम होगा, ठीक। तो 2 धातुओं के बीच फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, उससे हीट कम होगा, फिर उसकी जो है क्षरण कम होता है उससे, ठीक। पुराने तेल स्नेहकों को बदलकर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ल्यूब्रिकेशन मिलता है इससे, ठीक। तो वाटर ल्यूब्रिकेटेड सिस्टम बनता है इससे। तो हाइड्रोजेल एक ऐसा व्यापक कॉन्सेप्ट है जिसको कृषि में भी, चिकित्सा में, कॉस्मेटिक उत्पादों में, कॉस्मेटिक मतलब श्रृंगार से संबंधित, पर्यावरणीय उपयोग में, डायपर और सैनिटरी पैड में, हर चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट लेंस में यानी आई कॉन्टैक्ट लेंस में कैसे यूज होता है। ये क्या करता है, इसको ड्राई होने से बचाता है, वो सूखा होने से बहुत सा बचाता है वो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है, तो ऑब्वियसली बात है रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी में, चल वातानुकूलन प्रणाली में, ठीक है, औद्योगिक स्नेहकों का निर्माण में, ये भी सही है। तो हमारा 1, 2 और 3 सही है। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखें ये व्यापक कॉन्सेप्ट है तो सभी सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। यानी अगर हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल का उपयोग करते हैं तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा जिसका एमिशन होगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन, जलवाष्प क्या होता है। तो हम पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन का प्रोसेस कैसे होता है, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रूप में कैसे यूज होता है। मीन्स हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन। तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन की एग्जॉस्ट पाइप यानी निर्वात नली से कौन सा पदार्थ निकलता है। तो देखें उसमें कि फ्यूल सेल में प्रतिक्रिया कैसे किया जाता है। तो पहले हाइड्रोजन मिलाया जाएगा, फिर ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट प्लस वाटर वेपर यानी H2O निकलेगा। जैसे इससे बिजली बनती है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनी, फिर मोटर चलाती है और फिर हीट से जो है हीट बाहर निकलती है, और वाटर वेपर जो है एग्जॉस्ट पाइप से निकलती है वो। तो वही बात करें कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स का जो है एकमात्र उत्सर्जन क्या है, तो वो H2O है, पानी है, और वह भी जल वाष्प के रूप में निकलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ गर्मी हीट भी रिलीज होती है, तो हीट से जो पानी है वो जल वाष्प के रिलीज होता है, तो इसलिए ये जीरो इमिशन व्हीकल्स कहलाते हैं, यानी कार्बन का उत्सर्जन इसमें नहीं होता है। यदि O2 की बात करें
तो ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर जो है, फ्यूल सेल के अंदर ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट होता है, इससे वायु से लिया जाता है, ऑब्वियसली बात है। रिएक्शन में ऑक्सीजन का उपभोग होता है, एग्जॉस्ट से O2 नहीं निकलता है, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है, तो जल वाष्प है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, ये 2 वाला केमिकल है, ये नहीं है। अगर इसमें कॉमन सेंस की बात करें कि वो सॉल्व करना ही था, तो ऑब्वियसली बात है, हम इतनी बार हाइड्रोजन द्वारा या ग्रीन हाइड्रोजन पढ़े होते हैं कि उसमें ये प्रोसेस तो हमें पता ही होता है कि वो हमेशा जलवाष्प ही होता है। ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। अगर हम H2O के साथ अगर ऑक्सीजन नहीं यूज करेंगे तो फिर कैसे निकलेगा वो, H2O बनेगा ही कैसे, ठीक। तो पूछ रहा है बाई प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मतलब निकला कौन है, तो ऑक्सीजन का तो हम यूज कर रहे हैं, निकला तो H2O ही है, जलवाष्प ही निकला है। जलवाष्प कैसे निकला? तो अगर H2O फिर प्लस O2, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होगा प्लस हीट भी होगा, फिर प्लस वो जल निकलेगा। तो जो हीट से जो निकलता है उसी से क्या करता है, वो वाष्प बन जाता है, जो जल निकलता है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? तो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये ध्यान रखें शब्द हाइड्रो पावर। यही तो बात होती है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके की क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो, अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो इस तरीके का हम सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन ढूंढने लगेगी। जबकि अगर आप बार बार अगर PYQ प्रैक्टिस करते हो तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा उसे पढ़ेंगे और उसमें कीवर्ड ढूंढेंगे कि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का क्या मतलब? कुछ ऐसा जो बिजली निर्माण से संबंधित होगा या कुछ एनर्जी से रिलेटेड संबंधित होगा। किससे? एनर्जी से। तो अब इसका देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के लिए पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर का क्यों यूज किया जाएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। और ये डेवलप तभी होती है, मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप बार बार PYQ सॉल्व करेंगे, उसमें जो कीवर्ड की एनालिसिस करेंगे, तो उसे एक ऐसी मेंटलिटी यानी एप्टीट्यूड डेवलप हो जाती है जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में देखते ही सीधे आइडिया लगा लो कि हाँ ये तो नहीं होगा। कौन होगा ये तो नहीं पता, पर ये नहीं होगा ये ज़रूर पता चल जाता है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि हमें किसी क्वेश्चन में एलिमिनेशन कैसे करनी है उस मेथड से, क्योंकि आप कितना भी इंफॉर्मेशन हो, 100 क्वेश्चन में से मैक्सिमम आप 50 तक ही जा पाओगे, और उसमें भी गलत होने की चांसेस रहती है, 4-5 तो हो ही जाएंगे। तो अगर हाइड्रो पावर है तो सिंचाई में यूज नहीं होगा, तो ये भी सिंचाई है। धान्य फसलों की उत्थान सिंचाई, ये भी नहीं होगा। वर्षा जल संचयन प्रणाली और दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण, अब ये 2 आपके पास ऑप्शन बचे। तो हाइड्रो पावर एनर्जी से रिलेटेड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण। अब इसके बारे में देखते हैं कि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्या होता है। आप ये इमेज देखिए, अब जैसे यहाँ कुछ हाइड्रो पावर कुछ मशीन वगैरह लगे हुए हैं, ऊपर वाले क्षेत्र है और ये नीचे वाले क्षेत्र है। तो इसका काम क्या है कि नीचे वाले क्षेत्र जो पानी है उससे पंप करके ऊपर पहुँचाना, तो इसीलिए पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर कहा जाता है। यानी पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्या है? तो यह एक प्रकार की जल विद्युत उत्पादन पद्धति है जिसका उपयोग लंबी अवधि तक ऊर्जा भंडारण के लिए किया जाता है। यानी यह कम विद्युत की मांग के समय जो है, जैसे मान लेते हैं अब किसी क्षेत्र में विद्युत की मांग कम हो गई है, ठंड में जैसे विद्युत की मांग कम कैसे हो जाती है, तो AC वगैरह नहीं चलती है, तो उस समय क्या है कि कम ऊंचाई वाले जलाशय से ऊंच ऊंचाई वाले, यानी जो ये कम ऊंचाई है इससे ऊंच ऊंचाई वाले जलाशय में पानी पंप करने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, तो अब जैसे ही ये हम मान लेते हैं ऊपर से, अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ऊपर क्यों पहुंचा रहे हैं, जब बिजली की नीड भी नहीं है, तो रहने दो ऊपर क्यों, क्योंकि जब बिजली की नीड ज़्यादा होगी तो उस टाइम इसको हम फिर ऊपर से नीचे करेंगे और यहाँ कुछ लगा देंगे हाइड्रो पावर, जैसे नीचे होगी तो अपने आप बिजली उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर इसका रीयूज के लिए हम किया जाता है कि जब अगर बिजली की यूज कम हो तो इस पानी को ऊपर पहुँचाएंगे, और जब उसका यूज हो तो इससे तो होगी, फिर इससे क्या करेगा, अपने आप बिजली वो जैसे ही पानी ऊपर से नीचे फ्लो होगी तो हम यहाँ कुछ टरबाइन लगा देंगे जिससे बिजली उत्पन्न होती है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो इससे जो है ये दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण यानी लंबे टाइम के ऊर्जा भंडारण के लिए, इसको क्या ऑल्सो कॉल्ड वाटर बैटरी भी कहा जाता है। वाटर बैटरी इसलिए क्योंकि ये वाटर जो है बाद में बिजली आपूर्ति प्रदान करता है, तो इसीलिए बैटरी कहा जाएगा इसे, वाटर बैटरी। अब अगर सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, तो वो तो आप जानते ही है कि कुछ ऐसे खेत होते हैं जो सीढ़ीदार, तो वो होगा नहीं। धान्य फसलों की उत्थान सिंचाई, यानी जब पानी नीचे हो और खेत ऊपर हो तो पानी को उठाकर खेतों तक पहुंचाना, ये उत्थान सिंचाई है। इसका हाइड्रो पावर से रिलेटेड नहीं है, ये ऊर्जा से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये भी इसी तरीके का है कि छोटे से बड़े ऊपर वाले खेत की सिंचाई करना, पर वो सिंचाई करने के लिए है। बाकी वर्षा जल संचयन प्रणाली तो होता ही है, अलग है वो। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है, ठीक। तो आपने मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर छोड़ो, आपने मेम्ब्रेन के बारे में तो कभी ना कभी बायो में तो पढ़ा ही होगा, ठीक।
मेम्ब्रेन, झिल्ली जिसको बोलते हैं, क्या, झिल्ली, जैसे प्लाज्मा झिल्ली हो गया, तो ये कोशिका होती है। तो मेम्ब्रेन का, ये झिल्ली का क्या काम होता है कि बाहर से हर चीज़ अंदर ना जा पाए तो उसे फिल्ट्रेट करना, ठीक है, यानी परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब जो ज़रूरी का चीज़ है वही अंदर जाए, जो ज़रूरी का चीज़ नहीं है उसे यहीं पे फिल्टर कर देना। अगर आपने सेल पढ़ा होगा बायो में तो ये कॉन्सेप्ट याद होगा। तो अगर इसका क्वेश्चन में अगर मालूम नहीं भी रहता तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का मतलब है कि आप इसी से पता कर लेते कि कोई ना कोई ये फिल्ट्रेशन वाली काम करने वाली ये प्रौद्योगिकी है। क्यों, अब जैसे देखिए फिल्ट्रेशन में यूज होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। परमिएबल होता है कि सिलेक्टिव चीज़ों को ही वो अंदर भेजता है, जनरली किसी भी चीज़ को अंदर नहीं भेजेगा वो। तो अब इसका देखते हो ऑप्शन, सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी है, नहीं, गलत है। औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकी नहीं, टीका उत्पादन प्रौद्योगिकी नहीं, अपशिष्ट जल शोधन, शोधन मतलब वही फिल्ट्रेशन प्रौद्योगिकी, तो डी आंसर है। अब इन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते क्यों। ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये जो है साइंस टेक का कॉन्सेप्ट है। फिर ये टीका उत्पादन प्रौद्योगिकी जो है, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये भी साइंस टेक का क्वेश्चन है। औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकी, और ये इससे क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार, तो इसके बारे में हमें डिटेल्स देखनी है कि क्योंकि कीवर्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, और इन दोनों से क्वेश्चन पूछ चुका है UPSC ने। तो देखते हैं ART क्या है, यानी सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी। वे आधुनिक चिकित्सकीय तकनीक है जिनके माध्यम से जो है प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ दंपतियों को सहायता करके गर्भधारण कराया जाता है। यानी जो प्रेगनेंसी में जो है वो नेचुरल रूप से ना हो, अगर कोई दंपति असमर्थ है, पति पत्नी, तो उसे आर्टिफिशियल तरीके से गर्भधारण कराया जाता है, ठीक है। तो वही इसका मीनिंग हो गया कि जब सामान्य तरीके से बच्चा नहीं होता तो डॉक्टर वैज्ञानिक तरीकों से गर्भधारण करवाते हैं, यही ART है, यानी सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी। सहायता प्राप्त करवा करके प्रजनन प्रौद्योगिकियों से डेवलप किया जाता है वो। अब इसके अंदर कौन कौन सी तकनीक होती है, तो एक होती है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, डिटेल अब साइंस टेक में पढ़ेंगे, पर इसकी एक छोटी सी इंट्रो देख लेते हैं कि इसमें जो है सबसे प्रसिद्ध विधि कि महिला के अंडाणु बाहर निकाले जाते हैं लैब में पुरुष के शुक्राणु से, यानी इन एक वुमेन है और एक मेन है, इसके अंडाणु बाहर निकालेगा, इसके शुक्राणु बाहर निकालेगा, दोनों को लैब में मिलाया गया, भ्रूण तैयार किया गया, फिर उसके बाद तो उसे गर्भाशय में डाला जाता है। इस भ्रूण को फिर इस गर्भाशय में डाला जाता है। क्यों, क्योंकि इस जो महिला है इसके वो अंडाणु, यानी जो अंडाणु होते हैं वो डिम्बनालिका में क्रिया करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए वो बाहर निकाल करके तैयार किया जाता है। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ध्यान रखें। IVF से जो बने बेबी होता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दूसरा होता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कौन, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब मान लेते हैं कि जैसे अब किसी पुरुष की शुक्राणु को डायरेक्ट अंडाणु में डाला जाता है, कैसे, तो अब उस पुरुष के शुक्राणु में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको फिल्टर करके बाहर लैब में फिल्टर करके तब वो डाला जाता है। तो ये होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी बाहर से स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है। ये प्रायः पुरुष बांझपन के मामले में उपयोगी होता है कि पुरुष असमर्थ है बच्चा पैदा करने में। IUI यानी इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन। तो IUI जो है वो भी एक तरीके का जो ICSI है, इसी का ये अगला चरण है। कैसे, तो इसमें जो है वो स्पर्म काउंट जैसे कम होता है तो उसके लिए उसे भी लैब में प्रोसेस किया जाता है। अब इसमें भी है जो स्पर्म थोड़ी सी डिफेक्टिव होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें भी फिल्ट्रेशन किया जाता है। सरोगेसी हम सभी जानते हैं, इसे ट्राई पेरेंट्स बेबी भी कहते हैं कि एक महिला और एक पुरुष, ये पति पत्नी है, इनसे स्पर्म और अंडाणु लेकर के, एग्स का वो सैंपल लेकर के इसे गर्भधारण करके वो तीसरी महिला में डाला जाता है वो, ठीक। तो जब कोई महिला स्वयं गर्भधारण नहीं कर सकती, दूसरी महिला उसे गर्भधारण करती है, ध्यान रखें। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है, आप ध्यान रखें, इसमें क्रायो मतलब होता है अति निम्न तापमान, बहुत ही ज़्यादा निम्न तापमान, और प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित करना। तो अंडाणु या भ्रूण को फ्रीज करके सुरक्षित रखना ताकि वो फ्यूचर में कभी यूज किया जा सके। अभी एक महाराष्ट्र में केस भी आया था कि एक ये था, वो पति पत्नी थे जिनके बच्चे की मृत्यु हो गई, ठीक। तो उनकी माँ ने क्या किया, उसके भ्रूण को वो रख लिया, वो स्पर्म को जो है वो फ्रीज करवा के रख लिया ताकि वो किसी अन्य माध्यम से, वही लैब के माध्यम से एक बच्चा पैदा करवा सके, ताकि जो उनकी पैतृक हो वो जनरेशन ख़त्म ना हो सके, ठीक है। तो ये फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है ये। अगर भारत में ART का कानूनी ढांचा की बात करें तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 है। ये ART जो है क्लिनिक और बैंक का अनिवार्य पंजीकरण, केवल विवाहित विषम लैंगिक दंपतियों को ART की अनुमति है, यानी समलैंगिक नहीं होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए, विषम लैंगिक की बात कर रहा है। अगर सरोगेसी के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए 23 से 55 वर्ष,
50 वर्ष और पुरुष के लिए 26 से 55 वर्ष है। ये एज ध्यान रखें कि महिलाओं के लिए 23 से 50, पुरुषों के लिए 26 से 55 वर्ष। वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है कि आप व्यापार के लिए नहीं कर सकते। भ्रूण चयन पर रोक है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लड़का या लड़की चाहिए। लिंग चयन पर भी रोक है। भ्रूण चयन जैसे होता है, जैसे अब एक कोई मूवी थी शायद वो डॉक्टर जी या विक्की डोनर, उसमें ये कहता है कि मुझे विराट कोहली का फॉर्म चाहिए कि उसी के जैसा मेरा लड़का हो, तो इस टाइप के नहीं होनी चाहिए। भ्रूण चयन पर रोक है ये। नैनो प्रौद्योगिकी की बात करें तो दवा को नैनो कणों में बंद किया जाता है और यह कण जो है रक्त में छोड़े जाते हैं। ये कण टारगेटेड सेल तक पहुंचते हैं, वहां दवा रिलीज होती है, बीमारी को शिकायत नष्ट हो जाती है। तो इसी को टारगेटेड ड्रग डिलीवरी नैनो कण से यूज किया जाता है, इसे ही कहा जाता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब टीका की बात करें कि वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकी तो क्या है, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है रोगजन को यानी वायरस या बैक्टीरिया से सुरक्षित और प्रभावी टीके तैयार किए जाते हैं ताकि शरीर में प्रतिरक्षा विकसित हो सके, इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो सके। किससे? तो अब कोई वायरस या बैक्टीरिया है उसी से किया जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कोरोना का विकसित करना था, कोरोना के लिए हमें कोई अगर वैक्सीन विकसित करनी है तो वो कोरोना से ही विकसित किया जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि रोगजनक या बैक्टीरिया से ही। ठीक, तो ये काम कैसे करता है बात करें तो वैक्सीन जो है शरीर को रोग पहचानने की ट्रेनिंग देता है कि पहले ही अगर कुछ ऐसे वैक्सीन डाल दे जो उस रोग से रिलेटेड उसको पहचान ले तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए डेवलप हो जाएगा। शरीर में कमजोर या निष्क्रिय वायरस पहुंचाया जाता है, शरीर एंटीबॉडी बना लेता है कि पहले मान लेते ये डाल दिया गया, एंटीबॉडी बना लिया, अगर बाद में ओरिजिनल कोरोना हमला भी करेगा तो उसे हमारा एंटीबॉडी रक्षा करने के लिए ऑलरेडी तैयार रहेगा। तो भविष्य में असली वायरस आने पर तुरंत हमला कर देता है, एंटीबॉडी उसे रोक देता है। अब वैक्सीन उत्पादन की कुछ वो तकनीक देखें तो पहला होता है निष्क्रिय वैक्सीन तकनीक यानी इनएक्टिवेटेड। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें वायरस को मार दिया जाता है लेकिन उसकी संरचना बनी रहती है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनी रहती है। अब उदाहरण जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस ए, कोवैक्सीन। अब इसमें क्या किया जाता है कि वायरस को मार दिया गया, उसकी कुछ सैंपल वगैरह लेकर के वैक्सीन बनाया गया और उसको आपके शरीर में डाला गया। तो आपका शरीर क्या करेगा कि इस वैक्सीन की पहचान कर लेगा आपका जो इम्यून सिस्टम है। तो अगली बार अगर इस तरीके का कोई भी अगर ओरिजिनल जो वायरस है आएगा तो वो आपका शरीर उसको लड़ने के लिए तैयार रहेगा। ठीक, जीवित कमजोर वैक्सीन यानी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ध्यान रखें, इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जीवित होता है लेकिन कमजोर वायरस होता है। ठीक, उदाहरण के लिए BCG, खसरा, मौखिक पोलियो, ये क्या होते हैं कि यही जीवित है पर कमजोर है। फिर उसी तरीके से डाला गया, आपका इम्यून सिस्टम उसे पहचान लिया तो अगली बार अगर वो बहुत मजबूत भी होगा या उस तरीके का कोई भी अगर वायरस आएगा तो उसे लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम तैयार रहेगा। सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है कि वायरस का केवल एक हिस्सा प्रोटीन, अब जैसे मान लेते हैं ये कोरोना था तो कोरोना की संरचना कुछ ऐसी ही थी कि उसके ऊपर जो लगा हुआ था ये स्पाइक प्रोटीन था। तो ये स्पाइक प्रोटीन का ही भाग जो है वो प्रयोग होता है, जैसे HPV, हेपेटाइटिस B। तो इसका साइड इफेक्ट कम और सुरक्षित होता है। तो इससे भी जब ये प्रोटीन डाल देंगे किसी के शरीर में तो वो शरीर उसका इम्यून डेवलप कर लेगा इस कोरोना के प्रतिरूप के रूप में, प्रतिकार के रूप में, ताकि उसे लड़ सके। वायरल वेक्टर वैक्सीन की बात करें तो कमजोर हार्मलेस वायरस के जरिए एंटीजन पहुंचाया जाता है। यानी मान लेते कोई एक ऐसा वायरस हो जो कम नुकसानदायक हो या नुकसानदायक हो ही नहीं, तो उसका एंटीजन जो है उसका इम्यून वो प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है वो बॉडी में डाला जाएगा तो उसे भी पहचान करके, ये सब होते हैं इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए। ये ध्यान रखें बस, वायरल वेक्टर वैक्सीन। और इसमें क्या होता है तो ये कमजोर हार्मलेस, बस इतना ध्यान रखें कि कमजोर हार्मलेस वायरस होता है जो एंटीजन पहुंचाया जाता है उसके शरीर से। फिर एक mRNA वैक्सीन होती है जो शरीर को mRNA दिया जाता है जो खुद एंटीजन बनाता है, जैसे फाइजर और मॉडर्ना हो गए। DNA वैक्सीन की बात करें तो DNA के माध्यम से एंटीजन बनवाया जाता है, जैसे जाइकोव डी भारत में। अब भारत की वैक्सीन तकनीक देखें तो कोवैक्सीन बनी थी कोविड के लिए, तो वो इनएक्टिवेटेड है यानी निष्क्रिय। किस तरीके से बना था तो ये रहा निष्क्रिय, जो वायरस को मार दिया जाता है लेकिन उसकी संरचना बनी रहती है। तो भारत बायोटेक बनाया था। कोविशील्ड की बात करें तो वायरल वेक्टर के माध्यम से, तो वायरल वेक्टर क्या था, ये था कि कमज़ोर हार्मलेस वायरस के जरिए एंटीजन पहुंचाया जाता है। फिर जाइकोव डी बात करें, और इसे बनाया किसने था कोविशील्ड को, तो सीरम इंस्टीट्यूट। जाइकोव डी DNA के माध्यम से जाइडस इंस्टीट्यूट बनाया था। तो ये रहा DNA वैक्सीन। तो ये हम थोड़ी कॉन्सेप्ट समझ के, बाकी इसके बारे में आप जितनी डिटेल्स देखें वो साइंस टेक में देखें। अब मैंने इस कीवर्ड को डिस्कस इसीलिए किया क्योंकि इसके माध्यम से जो हमारा है ART आपका रिवीजन हो गया। फिर ये भी जो है टीका उत्पादन प्रौद्योगिकी, ये भी वो रिवाइज हो गया। औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकी क्या होती है वो समझ गए कि नैनो कणों में डाल करके वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ इसकी नीड हो। ठीक, टारगेटेड डिलीवरी होती है इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर,
भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समपार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित है। मैं फिर कह रहा हूँ कि साइंस टेक और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंग्लिश में देखना जरूरी होता है। आप जब पढ़े तो इसको दोनों वो टर्मिनोलॉजी पढ़े, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो ये समपार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व, इसका क्या मतलब हुआ इंग्लिश में? तो कोलैटरल, बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके इंस्ट्रूमेंट है यानी किसके उपकरण है, किसके लिए यूज किया जाता है? तो बॉन्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, शेयर स्टॉक बाजार। तो अभी हम ये हमारा कीवर्ड क्या है? तो समपार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व यानी CBLO, कोलेटरल बोरोविंग एंड लेंडिंग वो ऑब्लिगेशन। फिर उसके बाद बॉन्ड बाजार क्या होता है ये भी देखेंगे, विदेशी मुद्रा बाजार का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, मुद्रा बाजार भी देखेंगे और शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट भी देखेंगे। अब वही CBLO की बात करें यानी कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, एक ऐसा मनी मार्केट, कौन सी? तो मनी मार्केट, ध्यान रखें। अब हमने पिछले क्वेश्चन में ये हमने डिस्कस किया है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है, यानी पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। तो CBLO क्या है? एक मनी मार्केट साधन है, ठीक। मनी मार्केट का साधन है जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थान, कोई व्यक्ति नहीं, ध्यान रखें, बैंक और वित्तीय संस्थान आपस में समपार्श्विक रखकर बहुत कम अवधि के लिए उधार लेते देते हैं। यानी समपार्श्विक मतलब कुछ कोलैटरल, कुछ गारंटी रख करके उधार लेते देते हैं। तो हमने ऊपर समझा था कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अंतर ये होता है कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म लेन देन होती है, जबकि कैपिटल मार्केट में होती है वो दीर्घावधि यानी लॉन्ग टर्म लेन देन होती है। तो इसका सिंपल भाषा में समझे तो यह सुरक्षित शॉर्ट टर्म लोन सिस्टम है, जहां उधार जो है गिरवी रख कर यानी कुछ सिक्योरिटी रख करके दिया जाता है। गिरवी क्या रखा जाता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूति। तो ये सरकारी प्रतिभूति क्या होता है? ये एक कागज़ है, डॉक्यूमेंट्स है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जो एक गारंटी देता है कि भाई अगर आप किसी बैंक को ये सरकारी प्रतिभूति देते हो तो आपको ये रहेगा कि अगर ये नहीं चुकाता है लोन तो आप ये सरकारी प्रतिभूति सरकार से डिमांड कर सकते हो। तो सरकार द्वारा जारी किया गया एक गारंटी दिया हुआ, एक साइन दिया हुआ, समझो एक कागज़ है, वो प्रमाण पत्र है। अगर इसको हम एग्जाम्पल से बात करें, एग्जाम्पल से समझे, तो बैंक ए को एक दिन के लिए पैसा चाहिए। मान लेते हैं कि बैंक ए को जो है एक दिन के लिए पैसा चाहिए और बैंक बी के पास पैसा है। अब ये हो गया बैंक ए और ये हो गया बैंक बी। ए चाहता है कि बी उससे उधार दे, अब ए चाहता है कि बी से क्या दे? पैसा दे, ठीक। तो अब बी कहेगा कि भाई कुछ मुझे दो तभी पैसा दूंगा, कुछ गारंटी के तौर पे। ए इसे क्या देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगा कि भाई मैं गारंटी के तौर पे ये दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चुकता नहीं किया तो बी कहाँ जाएगा? तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा वो सिक्योरिटी लेकर। तो फिर गवर्नमेंट ए पे वो टाइट करेगा ए को। तो ए क्या करेगा? अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख देता है और देन बी ए को लोन देता है। इससे पूरे प्रक्रिया को CBLO कहा जाता है। CBLO का क्या मतलब होता है? वही कोलैटरल। कोलैटरल मतलब समपार्श्वीकृत, यानी जिसको हम गिरवी भी बोल सकते हैं या गारंटी भी बोल सकते हैं, ठीक। समपार्श्वीकृत, कोलैटरल या गिरवी या गारंटी, तो यही कहा जाता है CBLO। कोलैटरल, बोरोविंग यानी उधार, लेंडिंग ऋण देना और ऑब्लिगेशन यानी दायित्व। तो वही अगर हम कीवर्ड की बात करें तो समपार्श्वीकृत यानी कोलैटरलाइज का क्या मतलब होता है कि उधार देने से पहले उधार लेने वाला कोई मूल्यवान संपत्ति गिरवी रखता है। CBLO में गिरवी क्या रखा जाता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हमेशा ध्यान रखें कि CBLO में गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही गिरवी रखा जाएगा। और CBLO में बैंक टू बैंक होता है लेन देन या फिर वित्तीय संस्थानों के बीच होता है। CBLO को अब ट्रेप्स यानी ट्राई पार्टी रेपो ने काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया है। तो अब अगर हम CBLO की बात करें तो हमारा क्या था कि समपार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके इंस्ट्रूमेंट है? तो मनी मार्केट के है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए है ये, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे के लिए है ये। अब CBLO की जगह जो है एक नया सिस्टम लाया गया है जिसे ट्रेप्स कहा जाता है, ट्राई पार्टी रेपो। अब ट्राई पार्टी रेपो में भी जो है कोलैटरल के रूप में क्या रखा जाता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि फिर चेंज ही क्यों किया? क्योंकि आधुनिक तरीके से कुछ अलग काम किया जाता है जो हम देखेंगे आगे। तो CBLO और ट्राई पार्टी रेपो, तो ट्राई पार्टी रेपो में क्या है कि ये भी एक मनी मार्केट का साधन है जिसमें 2 संस्थाएं सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर अल्पकालिक, दैट मीन्स ओवरनाइट उधार लेन देन करती है और पूरी प्रक्रिया को जो है कोई तीसरी संस्था सुरक्षित तरीके से प्रबंधन करती है। जबकि CBLO में जो था कोई तीसरा संस्था नहीं था, वो खुद दोनों ही अपने तरीके से मैनेज करते थे। अगर मान लेते कि वो ए ने सिक्योरिटी वो रखा गवर्नमेंट सिक्योरिटी,
पर वो फिर भी अगर लोन नहीं चुका रहा है तो विवाद बढ़ जाएगा, तो लंबा प्रोसेस जाता था, फिर सरकार के पास जाओ, ऐसे बहुत सारी प्रोसेस हो जाती थी, कोर्ट केस करो। तो ट्राई पार्टी में क्या कर दिया कि आसान बनाने के लिए बोरोवर उधार लेने वाला, लेंडर एक उधार देने वाला, और CCIL एक ऐसी संस्था हो गई जो ट्राई पार्टी एजेंट, जो पूरा ट्रांजैक्शन संभालता है, यानी सिक्योरिटी भी इसके पास रहेगी और जो उधार देगा तो इसके सारा हिसाब किताब इसके पास रहेगा। यही दायित्व लेता है कि कोई लोन ले रहा है तो चुकाएगा भी। यानी अगर इसको समझे तो ये हो गया, ये और ये भाई साहब, इसके माध्यम से ये दोनों आपस में लेन देन करते हैं। ये दबंग साहब हो गए, ऐसे मान लो आप। ट्रिप्स क्यों बना? तो CBLO सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए अब RBI ने ओवरनाइट मनी मार्केट के लिए ट्रिप्स को प्रमुख साधन बना दिया है, ताकि उसे विवाद कम हो। कैसे काम करता है? तो बोरोवर को पैसे चाहिए, मान लो कि बैंक ए है, उसको 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो वह अपनी सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखता है, ठीक। अब तीसरा क्या है कि CCIL इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वेरीफाई करेगा। अब तो ये A, B और ये CCIL हो गया, तो ये गिरवी कहाँ रखेगा? यहाँ, और ये वेरीफाई करेगा कि हाँ वो सही है, उसकी वैल्यू क्या है, वैधता क्या है, कौन सा बैंक गिरवी रख रहा है। फिर लेंडर जो है वो इसे पैसे देगा, फिर ये इसे पैसे देता है, तो बैंक भी पैसा उधार देने को तैयार हो जाता है। CCIL पूरा लेन देन सुरक्षित बनाता है, दोनों का मैचिंग करेगा, कोलेटरल की कस्टडी रखेगा, सेटलमेंट करवाएगा, रिस्क मैनेजमेंट करेगा कि कितना उसमें रिस्क है नहीं है। फिर अगले दिन बोरोवर पैसा और रेपो रेट लौटाता है। ट्राई पार्टी रेपो का क्या मतलब होता है? रेपो का मतलब होता है री परचेज, यानी जब दे रहे हैं, अगर कोई सिक्योरिटी से हम दे करके जब पैसे ले रहे हैं तो फिर दोबारा हम पैसे देकर सिक्योरिटी वापस लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं A, B, इसने क्या किया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया, तो इसने उधार दिया, तो अगली बार क्या करेगा? ये A और B, अब ये क्या करेगा? इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगा तो इसके पैसे दे देगा। तो अब जैसे दिया था तो फिर इसको रीपरचेज कर रहा है, तो इसीलिए इसे रेपो कहा जाता है, कि दोबारा पुनः वापस लेना, इसीलिए रीपरचेज कहा जाता है रेपो। तो वो क्या करेगा? उधार तो लिया ही, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो रखा ही था, पर वो थोड़ा ब्याज भी देता है, पर थोड़ा ब्याज दे करके वो रीपरचेज कर लेगा। CCIL गिरवी वापस करता है, ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से ट्राई पार्टी रेपो काम करता है। अगर दोनों में अंतर देख ले, CBLO ट्राई पार्टी रेपो में, तो कोलेट्रल, वो कोलेट्रलाइज्ड बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ट्राई पार्टी रेपो मतलब रीपरचेज होता है। नेचर की बात करें तो उधार प्रणाली, ऑब्लिगेशन बेस, दायित्व बेस होता है। ये रेपो आधारित लेन देन होता है। पार्टी जिसमें 2 पक्ष, इसमें 3 पक्ष होते हैं। इसमें बोरोवर, लेंडर। CCIL प्लेटफॉर्म पे होता है। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, इसके माध्यम से आप लेन देन कर रहे हो। जबकि ट्राई पार्टी में 3 लोग शामिल होते हैं, एक एजेंट के रूप में, एक दबंग भाई साहब। रिस्क देखें तो इसमें अधिक होता है, क्योंकि मान लेते ए फेल कर गया, कहा कि मैं दूंगा ही नहीं, मैं 2 दिन बाद दूंगा, 4 दिन बाद दूंगा, 5 दिन बाद तुम्हारा उधार दूंगा, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। और इसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि CCIL मैनेज करता है। कोलेट्रल जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा जाता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें लिमिटेड होता है, इसमें हाई प्रोटेक्शन होता है ट्राई पार्टी एजेंट द्वारा। मार्केट प्रेफरेंस देखें तो ये पुरानी प्रणाली है CBLO, ऑब्वियसली बात है, यह प्रीफर है की जाती है, नया है। स्टेटस 2024 से तो लार्जली रिप्लेस कर दिया गया। अब मुख्य ओवरनाइट बोरोइंग टूल क्या हो गया? तो ट्राई पार्टी रेपो हो गया। रेगुलेटर रोल देखें तो इसका CCIL प्लस RBI है, इसका भी CCIL प्लस RBI। तो वही जो हमने रेपो की बात किया, रीपरचेज एग्रीमेंट होता है रेपो। बैंक या संस्था अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखकर, अब बैंक या संस्था अपने पास की जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखकर अल्पकालिक के लिए उधार लेती है, अगले दिन समय पर थोड़ा ब्याज देकर वापस खरीदने का वादा करते हैं। यही होता है रीपरचेज। यानी रेपो में 2 पक्ष होते हैं, बोरोवर प्लस लेंडर। तो ध्यान रखें, रेपो अलग है, रेपो रेट अलग होती है, और ट्राई पार्टी रेपो ये अलग है। ध्यान रखें एकदम। रेपो और ट्राई पार्टी रेपो की बात करें तो इसमें 2 पक्ष होता है रेपो में, ट्राई पार्टी में 3 पक्ष होता है। सुरक्षा किसके पास? तो ये सीधे लेंडर के पास होता है, इसमें डायरेक्ट वो होता है RBI और बैंक से होता है। ये CCIL के पास होता है। स्टेटलमेंट इसका धीमा होता है, तेज व स्वचालित होता है। दोनों अलग है, ध्यान रखें, रेपो और ट्राई पार्टी रेपो। ट्राई पार्टी रेपो 2 बैंकों के बीच हो सकता है, 2 वित्तीय संस्थानों के बीच हो सकता है। बस रेपो रेट जो होता है वो एक RBI और दूसरा कोई वित्तीय संस्थान या बैंक हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखें। अब हम समझते हैं बॉन्ड मार्केट क्या है। तो बॉन्ड बाजार वह स्थान या व्यवस्था है जहां सरकारें, बैंक, कंपनियां बॉन्ड जारी करके निवेशकों से पैसा उधार लेती है और निवेशक इन बॉन्ड को खरीदकर नियमित ब्याज पाते हैं। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसी तरीके से ये मान लेते हैं ये और ये हो गया B। ये बैंक ना होकर के कोई भी निवेशक हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा? बॉन्ड देगा, ये इसे उधार देगी, तो उसी तरीके से और कुछ दर पे उधार देगी कि आप 5% ब्याज के हिसाब से मुझे दोगे। फिर बाद में ये क्या करेगा? बॉन्ड इसे वापस करेगा, फिर ये उधारी से कुछ ब्याज के साथ वापस देगी। तो ये ऋण के रूप में होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऋण के रूप में नहीं होता है। बॉन्ड बाजार जो है हमेशा ध्यान रखें उधार लेन देन का दीर्घकालिक बाजार है। दीर्घकालिक मतलब ये कैपिटल मार्केट में यूज होगा, जबकि अगर
गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो मनी मार्केट में भी यूज हो गया। अब जैसे ट्रेजरी बिल एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर बॉन्ड देखें तो क्या है, तो उधार का कागज़ हो गया कि मान लेते हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो गया जिसमें लिखा हुआ है कि हम इतना उधार लेंगे, तय ब्याज, और इसमें लिखा हुआ है कि हम 7% के हिसाब से आपको ब्याज देंगे, तय अवधि में वापस, और फिर ये लिखा हुआ है कि हम आपको 7 सालों में वापस देंगे, 5 सालों में वापस देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल देखें तो सरकार ने बॉन्ड जारी किया 10 साल के लिए और 7% ब्याज के हिसाब से, तो निवेशक खरीदता क्या है, तो कुछ पैसा सरकार को देगा। अब जैसे मान लेते हैं ये गवर्नमेंट हो गया और ये इन्वेस्टर हो गया निवेशक, तो इसने बॉन्ड इसे दिया तो 7 साल के लिए और 7% ब्याज पे, तो ये इसे पैसा देता है सरकार को, ठीक। हर साल 7% ब्याज मिलता है, यानी हर साल मिलता है 7% ब्याज मिलेगा, जितना भी ब्याज तय हो और जितना भी ईयर हो 10 साल बाद पूरा पैसा वापस करती है, ठीक। यानी गवर्नमेंट क्या करेगा, इसे हर साल 7% तो ब्याज देगा ही, और जितना टाइम था कि मान लेते हैं 10 साल बाद, तो फिर वो पूरा पैसा वापस करेगी। अब इसके कुछ टाइप्स की बात करें तो सरकारी बॉन्ड बाजार, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट भी कहते हैं, सरकार यहाँ से पैसा लेती है बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए। सबसे सुरक्षित बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि सरकार द्वारा जारी किया जाता है, सरकार की कोई भी चीज़ हो वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का जोखिम कम होता है, ठीक। ट्रेजरी बिल सरकार का ही होता है, तो वो ध्यान रखिए ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये मनी मार्केट में यूज होता है। पर बॉन्ड जो है वो कैपिटल मार्केट में और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार की बात करें तो कंपनियां उधार लेती हैं, उच्च ब्याज मिल सकता है पर जोखिम भी अधिक होता है। अब कॉरपोरेट, जैसे अब सरकार कोई बॉन्ड जारी किया गवर्नमेंट, उसी तरीके से कोई कंपनी भी जारी किया, तो सरकार का बॉन्ड जितना सुरक्षित है उतना कंपनी का थोड़ी ना सुरक्षित है, क्योंकि कंपनी का वो रिस्क होता है उसमें ज़्यादा। अब जैसे मान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जारी किया या HDFC लिमिटेड जारी किया, हो सकता है ये बाद में फेल कर जाए, तो ऐसा होता है। इसे निजी बॉन्ड बाजार क्या है, तो कंपनियां सीधे बड़े निवेशकों को बॉन्ड देती है। कोई बड़ा निवेशक है तो कंपनी जो है डायरेक्ट सीधे उस निवेशक इन्वेस्टर को देगी, ठीक। होलसेल बॉन्ड मार्केट की बात करें तो बड़ी संस्थाओं का बाजार, बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सब होता है। भारत में बॉन्ड बाजार के अगर मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो लिखत उसमें दे रहा था कि लिखत कौन से होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट उसको उपकरण भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में इसमें बॉन्ड आ जाएगा, ये भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर ये शॉर्ट टर्म के लिए। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स SDL, कॉरपोरेट बॉन्ड PSU बॉन्ड्स यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, मसाला बॉन्ड रूपी डिनोमिनेटेड होता है, आप पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये सभी बॉन्ड्स ही है। यानी हम बात करें वही कि बॉन्ड काम कैसे करता है, तो इशूअर यानी बॉन्ड जारी करता है, पहले जो जारी करता है सरकार या कंपनी हो सकती है जारी करता है, नीलामी करती है RBI करता है नीलामी, यदि सरकारी हो तो सरकार का RBI नीलामी करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदता है या और उधार देता है, बॉन्ड खरीदेगा और उधार देगा, तो इससे इसको फ़ायदा क्या है, तो बॉन्ड जो उधार देता है उतना तो इसका पैसा मूल वापस मिलेगा ही, प्लस में इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज भी मिलेगा। इन्वेस्टर को ब्याज मिलता है 6 महीने या साल में जितनी अवधि तय है, मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल भी वापस हो जाता है, तो बॉन्ड पर लिखा हुआ फिक्स प्रिंसिपल वापस होगा। यानी बॉन्ड क्या है, तो एक एग्रीमेंट है, आप ऐसे मान लीजिए। तो बॉन्ड से रिलेटेड जो मुख्य कीवर्ड्स की बात करें तो फेस वैल्यू होती है, जो बॉन्ड की मूल कीमत है, कि मान लेते ये बॉन्ड है तो इसकी फेस वैल्यू मैंने कह दिया कि ये 5 लाख का है, तो इसकी फेस वैल्यू हो गई। कूपन रेट वार्षिक ब्याज दर, तो कूपन रेट मैंने कह दिया कि आपको 7% या 5% आपको हर साल दिया जाएगा, तो 5 लाख का जितना भी 5% होगा वो दिया जाएगा। इल्ड की बात करें तो निवेशक का असली रिटर्न बॉन्ड कीमत बदलने से बदलता है, इल्ड को हम अलग से देखेंगे इस पर आप ध्यान रखें। इल्ड क्या है कि कीमत से है, कि कीमत बदलने से इल्ड भी बदलता है, यदि कीमत बढ़ गया तो इल्ड कम हो जाता है, कीमत घट गया तो इल्ड बढ़ जाता है। इल्ड का मतलब होता है प्रतिफल, रिटर्न, वो देखेंगे क्या होता है, ब्याज से रिलेटेड है। मैच्योरिटी की बात करें तो अवधि 5 साल या 10 साल जितनी भी हो सकती है। इल्ड कर्व यानी विभिन्न अवधि के बॉन्ड इल्ड की चार्ट जो तैयार करता है, चार्ट जो होता है वही इल्ड कर्व होता है। क्रेडिट रेटिंग यानी डिफ़ॉल्ट जोखिम का संकेत, AAA सबसे अच्छा संकेत होता है क्रेडिट रेटिंग, कि कितना डिफ़ॉल्ट कर सकता है, यानी कितना विश्वास है उस पर कि चुकाएगा नहीं चुकाएगा। तो अगर किसी कंपनी का AAA रेटिंग है तो सबसे बेस्ट उसका साख है, यानी विश्वास उसका सबसे अच्छा है। तो यील्ड का क्या मतलब है कि निवेश पर जो है मिलने वाला वास्तविक जो ब्याज होता है वही यील्ड होता है, यानी बॉन्ड यील्ड वह वास्तविक रिटर्न है जो निवेशक को किसी बॉन्ड पर मिलता है। कौन सी, तो वास्तविक ब्याज जो मिलता है वही होता है। तो बॉन्ड यील्ड निकालने का फार्मूला होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए इतनी डिटेल देख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड बराबर होता है कूपन, यानी जो कूपन की रेट है वो बटा में उसकी करेंट प्राइस क्या है और फिर गुने 100, ऐसे होती है, ठीक। कूपन बटा करेंट प्राइस इंटू 100 सॉरी 100 यहाँ नहीं, यहाँ होती है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है
बॉन्ड यील्ड जो है वही तो है, ब्याज है, इंटरेस्ट रेट है, तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ 100। ठीक, तो कूपन जो है बॉन्ड पर लिखा हुआ सालाना ब्याज होता है, कि मान लेते हैं वो बॉन्ड है उस पर लिखा हुआ है कि हम 5% आपको सालाना ब्याज देंगे, तो वही कूपन कहलाता है। करेंट प्राइस, आज बॉन्ड कितने रुपए में बिक रहा है वो लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो मान लेते हैं कि बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 रुपये है। अब ये बॉन्ड है, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, कह रहा है इस पर 7% ब्याज देंगे, तो 100 का 7% कितना हो गया, 7 रुपये हो गया। तो आपको हर साल 7 रुपये मिलेंगे, और जब मान लेते हैं 5 साल या 10 साल जितनी भी मैच्योरिटी परिपक्व अवधि के बाद आपको जो 100 रुपये है वो भी वापस मिल जाएगा। मतलब हर साल 7 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर बॉन्ड 100 में मिलता है तो यील्ड 7 गुने यानी 7% आपको ब्याज मिल रहा है। वो फार्मूला हो गया कि वही कूपन रेट बटा करेंट प्राइस इंटू 100। तो करेंट प्राइस 100 है यानी ब्याज 7 है, करेंट प्राइस 100 और 100 से 100 कैंसिल, तो 7% हो गया। ठीक, अगर बॉन्ड 80 में मिलता है तो यील्ड 8.75% हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि यदि बॉन्ड मान लेते 120 में मिलता है तो ब्याज कम जाता है। अब देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि बॉन्ड का कीमत 100 रुपये था, तो हमें कितना परसेंट मिल रहा था, 7%। अगर बॉन्ड की प्राइस घट गया, 80 रुपये हो गया, और हमें अभी भी कितना ब्याज मिलना है, 7% मिलना है। ठीक, तो अगर 80 रुपये, तो ये कितना, 7 रुपये कूपन रेट हो गया, और 7% और बटा 80 करेंट प्राइस हो गया, और गुने 100। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 20 चौका 100, 20 पचे 100, 20 चौका 80। तो 8 पॉइंट यानी 7 पचे 35 और बटा 4, तो ये आ जाएगा 8.75। तो ये अगर बॉन्ड की प्राइस कम हो गई तो हमारा रिटर्न जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले हम 100 रुपये दे रहे थे तो हमें 7 रुपया मिल रहा था, अब हम 80 रुपये ही दिए और हमको ज़्यादा यानी 7% कितना, 8.75 मिल रहा है। ठीक, तो हम कम पैसे दिए और ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। वही अगर बॉन्ड का दाम ज़्यादा हो गया यानी 120 रुपया हो गया, तो ऊपर कितना है, 7% ब्याज है, 120 रुपया करेंट प्राइस है, और परसेंट हमें निकालना है, तो फिर वही हो जाएगा कि 20 पचे 100, 20 छः 120, 7 पचे 35/6, तो ये हो जाएगा 5.83%। तो यानी अगर बॉन्ड की कीमत बढ़ गई तो हमारा जो है 120 रुपये हो गया, तो हमको ब्याज कितना मिल रहा है, 5.83% ही मिल रहा है। तो हमेशा इसको बस एक लाइन में ध्यान रखें कि बॉन्ड के दाम जैसे ही बढ़ा, ठीक, बॉन्ड यील्ड बढ़ा, इसका मतलब बॉन्ड के दाम कम हो गया। तो आप इसको ऐसे याद रखें कि बॉन्ड की जो प्राइस है, तो अगर जैसे ही ये बॉन्ड प्राइस बढ़ा तो जो यील्ड है वो कम जाएगा। यील्ड मतलब रिटर्न कम जाएगा। जैसे ही अगर बॉन्ड के दाम बढ़ा तो बॉन्ड यील्ड कम जाएगा, अगर बॉन्ड के दाम घटा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड के दाम यानी बॉन्ड की कीमत और यील्ड में अपोजिट रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि बॉन्ड प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड, कि अगर बॉन्ड बढ़ा तो ये घट जाएगा और अगर घटा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसको आप सीधे लिखे बीपी यील्ड, मतलब ये बढ़ा तो ये घटा, और जैसे ही ये घटा तो फिर ये बढ़ गया, इस तरीके से। तो हमने समझ लिया वही कि बॉन्ड प्राइस जैसे ही गिरती है तो यील्ड बढ़ती है, बॉन्ड प्राइस बढ़ती है यील्ड घटती है। ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये है थोड़ी वो टफ ये कॉन्सेप्ट है, तो इसे समझ लेने में ही अच्छी बात है। अब उसमें हमारा फिर अलग से वो था कि विदेशी मुद्रा बाजार। तो विदेशी मुद्रा बाजार वह वैश्विक बाजार है जहां एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के बदले खरीदी बेची जाती है, यानी डॉलर रुपया का भाव तय होता है। जैसे $1 बराबर मान लेते हैं 84 या 85 रुपये होते रहता है, तो इसका निर्धारण जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है, विदेशी मुद्रा बाजार में। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार कौन संचालित करता है, तो RBI इसका रेगुलेटर है। मुख्यतः रुपए के मूल्य को स्थिर रखता है, रुपए की खरीद बिक्री करके हस्तक्षेप करता है। ऑथोराइज्ड डीलर AD कैटेगरी 1 ये क्या करता है, जैसे बैंक हो जाएंगे। फिर फॉरेक्स देने के लिए RBI से अधिकार प्राप्त है इनको। अब उसके बाद FEDI यानी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नियम बनाती है, दरें तय करने का ढांचा तय करती है। फिर NPCI स्विफ्ट प्रणाली जो लेन देन की प्रणाली तय करते हैं। स्विफ्ट इंटरनेशनल है और NPCI नेशनल है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, विदेशी मुद्रा बाजार के अगर कुछ सेगमेंट्स भाग देखें तो एक होती है स्पॉट मार्केट की, आज खरीदो और आज ही सेटल करो। सेटलमेंट कितना है, 2 दिनों के भीतर, यानी T+2 होती है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड मार्केट की बात करें तो भविष्य की तारीख के लिए दर तय होती है। फॉरवर्ड मार्केट मीन्स भविष्य की तारीख के लिए दर तय, इंपोर्टर एक्सपोर्टर जोखिम से बचने के लिए उपयोग करते हैं। कि मान लेते हैं अभी अगर 4 रुपये पे खरीदा
या 80 रुपये, एक डॉलर बराबर 80 रुपये है, तो बाद में कितना भी हो, चाहे 1 डॉलर बराबर 90 रुपये हो जाए, चाहे 70 रुपये हो जाए, पर वो नहीं, अभी फिक्स रेट पर 80 रुपये खरीद ले ताकि फ्यूचर की जोखिम से बचा जा सके। इसीलिए आज तय कर लो 3 महीने बाद 1 डॉलर बराबर 85, 1 डॉलर बराबर 85 रुपये पर डॉलर खरीदोगे, यानी बाद में फिर 90 हो जाए, 70 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 85 डॉलर ही खरीदेंगे। तो यही रिस्क से बचने के लिए। फिर उसके बाद एक होता है स्वैप मार्केट, तो दोनों का यूज होता है, स्पॉट प्लस फॉरवर्ड। फिर फ्यूचर मार्केट होता है, एक्सचेंज पर चलने वाला, स्टैंडर्ड फॉरवर्ड होता है। फिर ऑप्शन मार्केट होता है, भविष्य में डॉलर खरीदने बेचने का अधिकार होता है। तो ये सभी तो आप डिटेल में इकोनॉमिक्स में देख ले। तो अगर ये विदेशी मुद्रा बाजार से देखें तो विनिमय दर के प्रकार देखें तो पहला जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है कि सरकार या आरबीआई दर तय करते हैं, पुरानी प्रणाली है ये। फ्लोटिंग यानी मार्केट बेस्ड होता है कि डिमांड सप्लाई के दर से किसी पैसे या का जैसे डॉलर या रुपए का वैल्यू तय होता है। मैनेज फ्लोटिंग की बात करें तो भारत में ही लागू है। कौन? तो मैनेज्ड फ्लोटिंग। मूल्य जो है कौन तय करता है? बाजार तय करता है। आरबीआई ज़रूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करता है, वरना वो नहीं करता है। यानी वो मैनेज फ्लोटिंग है वो, कि भाई मार्केट के हिसाब से पैसे या डॉलर का जो है, रुपये या डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। इसी से रिलेटेड देखें तो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो आरबीआई के पास क्या होता है? तो फॉरेन करेंसी हो गया, गोल्ड में हो गया, एसटीआर में। ये गोल्ड फिजिकल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड नहीं। फिजिकल मतलब एकदम भौतिक रूप में होना चाहिए। एसडीआर हो गया, आईएमएफ रिजर्व पोजीशन में, यूएसटीआर सिक्योरिटीज़ रुपए को स्थिर रखने के लिए प्रयोग होता है। ये सभी आप इकोनॉमिक्स में डिटेल से देखेंगे। रुपए पर आरबीआई कैसे नियंत्रण करता है? तो डॉलर बेच देता है, रुपया मजबूत होता है। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि मान लेते हैं ये मार्केट है, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु की यदि अगर मात्रा बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम जाती है, और अगर मात्रा घटती है यानी मात्रा कम क्वांटिटी हो तो उसकी वैल्यू, यानी कोई भी चीज़ कम हो तो उसका मूल्य ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा हो गया मार्केट में तो उसकी वैल्यू कम जाएगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये क्या करेगा? डॉलर बेचता है। तो अब मान लेते हैं ये फॉरेन का मार्केट हो गया, कोई ये फॉरेन हो गया और ये अपना इंडिया का हो गया। इसमें डॉलर भी है और रुपये भी है, इसमें भी डॉलर है और बाकी अन्य मुद्रा है। तो अब इसमें डॉलर ज़्यादा था तो क्या किया? इसे घरेलू मार्केट के ही संदर्भ में समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये आरबीआई हो गया, ये हमारा मार्केट हो गया। अब आरबीआई क्या किया? इसमें डॉलर बेचा, तो इसमें अब रुपए भी है और डॉलर भी है। तो अब आरबीआई क्या करेगा? रुपए ले लिया। तो जैसे ही रुपए लिया तो इसमें मात्रा कम गया तो रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यही कह रहा है रुपया मजबूत हो जाता है। रुपया मजबूत होने का मतलब है रुपया वैल्यू बढ़ जाती है। यानी 1 डॉलर बराबर कितने रुपए था? मान लेते हैं 85 रुपये है, पर अगर जैसे ही उसने डॉलर बेच करके रुपया खरीदा तो अब 1 डॉलर बराबर 80 रुपये हो गया। तो रुपया की वैल्यू बढ़ गई, यानी रुपया मजबूत हो गया। फिर वही कह रहा है कि डॉलर खरीद लेता है, रुपया कमज़ोर हो जाता है। अगर मान लेते हैं रुपया की मजबूती ज़्यादा हो रही है और दिक्कत हो रही है, तो आरबीआई क्या करेगा? यहाँ से डॉलर ले लेगा और यहाँ रुपया दे देगा। तो जैसे ही रुपए की मात्रा बढ़ेगी मार्केट में तो रुपए की वैल्यू कमज़ोर हो जाएगी। अब जैसे 1 डॉलर बराबर 85 रुपये था, तो अब 1 डॉलर बराबर जो है 90 रुपये हो गया। यानी रुपए की वैल्यू वो कम हो गई, मात्रा बढ़ गया, तो इसे रुपए की जो है वो कमज़ोर होता है। रुपए का कमज़ोर होना कहने का मतलब है 1 डॉलर बराबर 90 रुपये हो गया, पहले 50 ही था, तो ये रुपये कमज़ोर हो गया। और बाकी फिर स्वैप ऑपरेशन होता है, इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट होता है। तो आपने ये देख लिया कि रुपए पर आरबीआई कैसे नियंत्रण करता है। तो भारत की विदेशी मुद्रा बाजार कौन सी संस्था चलाती है? तो भारत की विदेशी मुद्रा बाजार जो है सीसीआई यानी क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हमने देखा भी था वो सीबीएलओ के संदर्भ में भी यही वो करता है। फिर हम देखते हैं मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार भी देख लेते हैं। मुद्रा बाजार वह वित्तीय बाजार है जहां 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की, मनी मार्केट हमेशा ध्यान रखें, 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की अल्पकालिक निधियों का उधार लेन देन होता है, यानी अल्पकालिक फंड्स का। वही पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट 1 वर्ष से लेकर ऊपर तक होती है, वो दीर्घावधि होती है, लॉन्ग टर्म होती है। ये शॉर्ट टर्म मनी का बाजार है, वो लॉन्ग टर्म का होता है। मुद्रा बाजार क्या होता है? तो बैंकों को रोजाना लिक्विडिटी यानी तरलता चाहिए, कंपनियों को कम अवधि के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, सरकार को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, फिर आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति लागू करनी होती है, ब्याज दर को नियंत्रित करना है। बहुत सारे रीजन है, इसीलिए मनी मार्केट किसी भी अर्थव्यवस्था का हार्ट है, दिल है। मुद्रा बाजार की विशेषताएं देखें तो हमने समझा अल्पकालिक होती है, उच्च तरलता होती है, यानी पैसा तुरंत उपलब्ध हो जाता है मनी मार्केट में, जोखिम कम होता है, बैंक प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्योंकि ये गिरवी रखी जाती है, आरबीआई नियंत्रण करता है, मॉनेटरी पॉलिसी यही लागू करता है। थोक बाजार की बात करें तो बड़े संस्थान लेन देन करते हैं। अगर भारत के मुद्रा बाजार के कुछ देखें प्रमुख हिस्से, तो कॉल मनी मार्केट यानी 1 दिन का उधार होता है। कॉल मनी मार्केट, कॉल किया और पैसे मिल गए, तो कॉल 1 दिन यानी बैंक से बैंक के बीच में होता है, हमेशा ध्यान रखें, वित्तीय संस्थानों यानी बैंक से बैंक के बीच में। अवधि 1 दिन, ब्याज दर, कॉल रेट जो वो उस समय कॉल करके बोल दिया वही होती है। इसे आरबीआई लिक्विडिटी सिग्नल के रूप में देखा जाता है। सबसे तेज और सबसे तरल बाजार होता है।
नोटिस मनी ये 2 से 14 दिन की होती है, 1 दिन से अधिक 14 दिन से कम। फिर टर्म मनी की बात करें तो 15 दिन से 1 वर्ष, ट्रेजरी बिल, टी बिल्स होती है ये। टर्म मनी में कितने टाइम हो गया, तो 15 से 1 वर्ष हो गया। फिर उसके बाद ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो भारत सरकार जारी करती है, शॉर्ट टर्म है, सबसे सुरक्षित डिस्काउंट पर बिकते हैं, 91 दिन का होता है, फिर एक 182 दिन का, फिर तीसरा 364, यानी 3 इसके बेस होते हैं। पहला कि एक 91 दिन का ट्रेजरी बिल हो गया, दूसरा 182 दिन का, तीसरा 364 दिन। तो हमेशा ध्यान रखें कोई भी अगर गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है तो वो रिस्क फ्री मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यानी उसमें रिस्क कम होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट जारी कर रही है। फिर उसके बाद कमर्शियल पेपर देखें मनी मार्केट से रिलेटेड, तो कंपनियां जारी करती है शॉर्ट टर्म उधार, उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियां ही जारी कर सकती है, यानी जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो, जिसका साख अच्छा हो। अवधि क्या है, तो 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक कमर्शियल पेपर बैंक ऋण के विकल्प के रूप में ये जारी करते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के जो बैंक जारी करते हैं, समय अवधि वाली जमाएँ होती है, कंपनियां भी खरीदती है। 7वां हो गया हमारा रेपो रीपर्चेज, यानी ये भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, बट ये भी रेपो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, जबकि बैंक दर जो अभी ये निष्क्रिय हो गया हुआ है बैंक दर, पर ये क्या था, ये लॉन्ग टर्म के लिए था। तो रेपो जो है बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखकर आरबीआई या अन्य बैंकों से पैसा लेते हैं, मौद्रिक नीति का मुख्य साधन है। रिवर्स रेपो, आरबीआई बैंक से पैसा लेता है, ये आप समझेंगे, आप समझते रहे इकोनॉमिक्स में। अब वैसे समझा देते हैं। रेपो प्रायः जो है ये बैंक और आरबीआई के बीच में होता है, तो ये आरबीआई हो गया और ये बैंक हो गया। तो बैंक क्या करेगा, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखेगा और आरबीआई फिर उसे उधार देगी, यानी ऋण देगी। तो वही रेपो का क्या मतलब होता है कि री परचेज एग्रीमेंट, ठीक। तो फिर बैंक क्या करे, अब बाद में फिर आरबीआई क्या करेगी, इसे क्या देगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर देगी। तो बैंक जो उधार लिया था वो उधार तो देगा ही, प्लस में ब्याज देगा। तो ब्याज कितना देगा, तो जितना आरबीआई तय करे कि 4% या 4.5%, अभी शायद में 4.5% ही है, तो उतना देगी, ठीक। अगर वही रिवर्स रेपो की बात करें तो फिर ये बैंक हो गया और ये आरबीआई हो गया। तो अब इसके पास, बैंक के पास मान लेते हैं एक्स्ट्रा पैसा हो गया, अब ये चाह रहा है कि अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करे। तो आरबीआई क्या करेगी, कभी कभी ये सिक्योरिटी देता भी है, तो यहाँ आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया, फिर बैंक जो अपना अतिरिक्त पैसा है वो आरबीआई में जमा कर दिया, फिर बाद में क्या करेगा, इसमें ब्याज दर कम होता है क्योंकि ये बैंक की नीड है कि भाई आप आरबीआई में जमा कर रहे हो, तो इसमें 3.5% या 3% ही होती है। तो इसमें क्या करेगा, फिर बाद में बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस करेगा, तो आरबीआई क्या करेगी, इसकी जो उधार था वो भी देगी और प्लस में जो ब्याज है वो देगी आरबीआई। तो कितना देगी, 3.5%, शायद अभी यही है, ठीक। तो इसके माध्यम से आरबीआई क्या करता है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा जो है या बैंकों के पास जो ज़्यादा पैसा है वो खींचता है, अपने पास सोखता है। तो प्रणाली से पैसे को खींचने का क्यों, क्योंकि बैंक के पास पैसा ज़्यादा था तो वो अब ज़्यादा लोन देता सस्ते दामों पे, तो उससे बेहतर है कि आरबीआई को दे दिया, तो आरबीआई उसे ब्याज दे दिया। तो वो पैसे सोखना हुआ, एक तरीके से पैसे खींचना हुआ मार्केट से, तो उसे मुद्रास्फीति मेंटेन रहती है। ट्रेप्स हमने समझ लिया कि ट्राईपार्टी रेपो क्या होती है, सीबीएलओ भी हमने समझ लिया कि ये भी मनी मार्केट का ही इंस्ट्रूमेंट है। अगर भारत में देखें मुद्रा बाजार संचालन का, तो आरबीआई मेन रेगुलेटर है, सीसीआईएल, फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, प्राइमरी डीलर्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे होते हैं, ठीक। अब वही बस हम थोड़ी देख लेते हैं कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में डिफरेंस क्या है। तो 1 दिन से 1 वर्ष मुद्रा बाजार, 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए पूंजी बाजार। साधन इसमें ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल डिपॉजिट, रेपो हो गया, इसमें शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गए। इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाता है, इसकी जोखिम कम और कैपिटल में जोखिम अधिक होता है। इसके नियामक आरबीआई और कैपिटल मार्केट जो है वो शेयर बाजार से रिलेटेड होते हैं, तो इसके सेबी होते हैं, ठीक। इसमें प्रतिभागी बैंक, पीडीएमएफ होते हैं, इसमें आम जनता, एफपीआई और कंपनियां होती है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब एक लास्ट हमारा बच गया शेयर बाजार, ये डिस्कस कर लेते हैं। शेयर बाजार वह वित्तीय बाजार है जहां कंपनियां अपने स्वामित्व का हिस्सा यानी शेयर जनता को बेचती है। अब जैसे मान लेते हैं ये कोई कंपनी है, तो इसके शेयर हो गए 5% किसी और को दिया, 4%, 10% किसी और को दिया, 4% किसी और को दिया, फिर 2% किसी और को, तो यही शेयर बाजार हो गया। तो शेयर बाजार वह वित्तीय बाजार है जहां कंपनियां जो है अपने स्वामित्व का, यानी किसी कंपनी का जो शेयर है 2% का जो हिस्सा है स्वामित्व वाली, शेयर जनता को बेचती है। निवेशक इन शेयरों को खरीदकर कंपनी में के लाभ और विकास में हिस्सा लेते हैं। यानी अगर 2% शेयर खरीद लिया तो कंपनी को जितना हिस्सा हो रहा है तो 2% के हिसाब से उसे लाभ मिलेगा, जितना उसका लाभ हो रहा है कंपनी को तो इसको भी मिलेगा वो हिस्सा, ठीक। अब इसका जैसे कंपनी एक छोटा हिस्सा जो तुम खरीद सकते हो उसे शेयर होता है,
और जहाँ इसे खरीदा बेचा जाता है वो शेयर बाज़ार हो गया। शेयर बाज़ार क्यों ज़रूरी है? तो कंपनियों को लंबी अवधि की पूंजी मिलती है। अब मान लेते हैं कि ये कंपनी हो गया और ये इन्वेस्टर हो गए, तो ये इसके शेयर बहुत सारे अलग अलग है, तो ये एक शेयर इन सभी को बेचेगा इन्वेस्टर, बहुत सारे होते हैं इन्वेस्टर, तो फिर इसको 2% शेयर दिया तो ये कुछ पैसे देंगे। अब क्या होगा कि अगर इसके पास कुछ इनकम आएंगे तो वो 2% के हिसाब से इसमें भी वितरित करेगा, हिस्सा देगा। तो इसीलिए शेयर जो है या इक्विटी वो स्वामित्व वाली होती है, यानी उसमें मालिकाना हक होता है। अगर शेयर बाज़ार के मुख्य इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाज़ार में जहां कंपनी पहली बार शेयर बेचती है, जैसे कोई कंपनी नया है तो वो पहली बार अपने कंपनी का शेयर हिस्सा जो है स्वामित्व बेचेगी, तो वो IPO कहलाता है। क्या? तो इनिशियल यानी प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रहा है, तो उसीलिए इसे IPO कहा जाता है। उदाहरण LIC IPO, जोमेटो IPO, जोमेटो ने भी तो पहली बार बेचा होगा तो जोमेटो IPO, बहुत सारे, हर कंपनी पहली बार बेचती है। सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार में जहां निवेशक आपस में शेयर खरीद बेच करते हैं, यानी ये न्यू होता है, इसमें न्यू शेयर जारी हुआ। जबकि सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड है कि पहले से शेयर है, पहले से कोई कंपनी है जो शेयर खरीद बेच करती है। यहाँ कंपनी को पैसा नहीं मिलता, ट्रेडिंग यही होती है। उदाहरण के लिए NSE BSE के माध्यम से होता है। फिर डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करें तो शेयरों के भविष्य के सौदे होते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शंस, ये हो गए। एक और हमारा पहले था फॉरवर्ड ऑप्शंस, तो ये सब हो सकते हैं। डेप्ट मार्केट की बात करें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है वो ऋण से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। अगर भारत में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार के वो देखे माध्यम, तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का माध्यम से भारत का सबसे बड़ा इंडेक्स निफ्टी 5, BSE यानी इसमें 50 कंपनी है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना इंडेक्स, सेंसेक्स 30 कंपनियों वाला है ये, ठीक। शेयर क्या होता है? तो वही कंपनी में ऑनरशिप का एक छोटा हिस्सा होता है। तो ये फिर काम कैसे करता है? तो कंपनी को मान लेते हैं कुछ पूंजी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, तो IPO निकालेगी, अपनी शेयर निकालेगी, अपनी हिस्सेदारी देगी, अपनी स्वामित्व देगी वो किसी को। निवेशक IPO में शेयर खरीदते हैं, IPO एक माध्यम हो गया, उसमें शेयर खरीदते हैं, कंपनी को पैसा मिलता है। अब शेयर लिस्ट होता है, जैसे ही वो जो शेयर हुआ था वो लिस्ट होता है, अब वह NSE या BSE पर ट्रेड होगा। ये दोनों प्लेटफॉर्म है जिस पे अब खरीद फरोख्त या खरीद बिक्री होने लगेगा। निवेशक अपनी इच्छा से खरीद या बेच कर सकते हैं। दैनिक ट्रेडिंग यही होती है। अब देखें तो कुछ शेयर बाजार में जो है विदेशी निवेश यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। तो देखिए FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, सोवरिन फंड्स, हेज फंड्स आदि ये शेयर खरीद बेच करते हैं। बहुत वोलेटाइल यानी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं और ये बहुत कम अवधि के लिए होते हैं। ये अगर ज़्यादा वो प्रॉफिट मिल रहा है तो आएंगे, अगर जैसे ही लॉस होने लगा तो ये फिर मार्केट से भाग जाएंगे। FDI में क्या होता है कि एक कंपनी लंबे समय तक निवेश या कंट्रोल करती है, जैसे वॉलमार्ट द्वारा या फ्लिपकार्ट खरीदना, वॉलमार्ट द्वारा या अमेजोन हो गई, ये सब। तो हमारा ये रहा जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक था उसके माध्यम से हमने इकोनॉमिक्स का ही मुख्यतः रिवीजन किया था। इसीलिए ये थोड़ी, जैसे बॉन्ड बाजार समझ गए, विदेशी मुद्रा बाजार समझ गए, मुद्रा बाजार समझ गए, इसी में पूंजी बाजार भी हम समझ गए, फिर शेयर बाजार भी समझ गए, और CBLO क्या होता है वो भी समझे, फिर उसके बाद ट्राई पार्टी रेपो समझ गए, फिर FDI FPI ये भी समझ गए। उसके अलावा जो है रेपो भी समझ गए कि क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी थे जो बहुत कठिन होता है नॉर्मली समझने में, इसीलिए इतनी डिटेल्ड हमने डिस्कस किया है। लास्ट अगर FDI FPI की बात करें तो FDI क्या है? कंपनी में सीधा नियंत्रण लेने वाला निवेश करता है, यानी उसको स्वामित्व मिलती है, लॉन्ग टर्म के लिए है। फैक्ट्री में, प्लांट में, टेक्नोलॉजी, यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, ये स्थिर होता है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। उदाहरण के लिए वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट। FPI या FII, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, बाजार में शेयर या बॉन्ड खरीदने वाला निवेश। शॉर्ट टर्म, तेज़ी से आने जाने वाला, भाई प्रॉफिट मिल रहा है तो आ गए, और जैसे ही थोड़ी प्रॉफिट कम हुई तो फिर भाग गए, किसी और देश के मार्केट में चले गए। वो शॉर्ट टर्म तेज़ी से वही हो गया। इक्विटी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करते हैं, अत्यंत अस्थिर होते हैं। फॉरेन म्यूचुअल फंड द्वारा रिलायंस का शेयर खरीदना। अब जैसे मान लेते हैं ये FPI है, ये है भारत का मार्केट, ये है सिंगापुर का, SING, ये सिंगापुर, ठीक। यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो आ गए। अब कुछ समय बाद मान लेते हैं कि यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगा तो ये छोड़ करके यहाँ चले जाएंगे, तो अचानक जाएंगे तो यहाँ पैसे कमी होगी, तो मुद्रास्फीति या फिर मार्केट अस्थिर हो जाएगा। तो इसीलिए FPI जो है, FPI वो ज़्यादा अस्थिर होते हैं वो, ठीक, अत्यंत अस्थिर होते हैं वो। तो हमने आज 40 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया। इसमें डिटेल्ड इसीलिए हो गया, पर इसके माध्यम से आपने देखा होगा, आप इसको अगर बार बार 1-2 बार देख लेंगे तो आपको इतने सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो जाएंगे। और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर इकोनॉमिक्स में हिंदी मीडियम में थोड़ी दिक्कत होती है समझने में, कि हमारे जितने भी सोर्सेस है उस सोर्स में ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए हमने इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बात की है। इससे हमारा इकोनॉमिक्स का एक मेन जो बैंकिंग वो शेयर मार्केट होता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा शेयर मार्केट से वो डाउट दूर हो गया होगा। ठीक है, आप सभी यहाँ अगर अंत तक बने रहे देखें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।